सभी लोग ओके, चल रहे हैं। रिकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए हम मैं लोग क्लास के शुरू कर रहे हैं अब। सबको अनम्यूट करता हूँ बस। हाँ जी, हाँ जी, म्यूट कर दीजिए, अनम्यूट नहीं, म्यूट कर हाँ, दीजिए। म्यूट कर दे सर मुझे। ठीक है, ठीक सर, ओके। चलिए। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियसली काफी सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, क्विकली समराइज कर रहे हैं क्लास को। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से समझ लीजिएगा, जो भी लोगों ने क्लास पहले करी है आप लोगों के लिए एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। और जिन लोगों ने क्लास फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए भी कई सारी चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले जो शुरू किया था वो क्या था, हमारा व्यू कैसा होना चाहिए। कि जब हम स्पाइन को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, सामने की तरफ से देखेंगे तो एंटीरियर व्यू, पीछे की तरफ से देखेंगे पोस्टीरियर व्यू, और लेटरल साइड से देखेंगे लेटरल व्यू, सजाइटल से साइड से देखेंगे तो सजाइटल व्यू भी बोलते हैं, ऊपर से देखते हैं तो एक्सियल व्यू है। हम लोग अब इसमें इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इन डेप्थ हम लोग ऑलरेडी जा चुके हैं। जो गर्दन का एरिया है उसको हम लोग सर्वाइकल बोलते हैं। जो सर्वाइकल से नीचे वाला जो थोरेसिक, जो उससे ट्रंक वाला जो एरिया है उसको थोरेसिक बोलते हैं। और जो कमर वाला एरिया उसको लंबर बोलते हैं, और लंबर से नीचे वाला एरिया को हम लोग सैक्रम बोलते हैं, और उससे नीचे कॉक्सियल बोलते हैं। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन है सर्वाइकल के लिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं, थोरेसिक को टी या फिर डी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, लंबर को एल से, और सैक्रम को एस से, और कॉक्सियल को सी से। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब ये सारी चीजें आपको आती होंगी। कि सर्वाइकल के अंदर 7 मन के होते हैं, थोरेसिक के अंदर 12 मन के होते हैं, लंबर के अंदर 5 मन के होते हैं, सैक्रम के अंदर 5 मन के होते हैं, और कॉक्सिक्स के अंदर 4 मन के होते हैं। टोटल 33 होते हैं, लेकिन फ्यूजन के बाद हमारे 26 बन जाते हैं। अगर समझ में आता आता चला जाता है तो थम्स अप करते चले जाइएगा सभी लोग, ताकि मैं भी थोड़ा सा समझ पाऊँ कि आप लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, कनेक्ट करते चले जा रहे हैं। उसके बाद हमने बताया था डिस्क आइडेंटिफिकेशन, डिस्क को हम कैसे पहचान सकते हैं। सबसे सरल तरीका क्या है, दो मनकों के बीच में जो डिस्क पाई जाती है उसको नेमिंग इस तरीके से ही होती है। जैसे हम बात करेंगे L5S1 की, तो L5 वाला मनका और S1 वाले मनके के बीच में जो डिस्क पाई जाती है उसका नाम क्या होगा, L5S1। ऐसे ही L4 L5, L4 वाले मनके और L5 वाले मनके के बीच में जो पाई जा रही है उसका क्या होगा, L5S1। कभी L4 L5। ठीक है, अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि L4S1 वाला मनका, कभी भी ऐसा नहीं होगा। हमेशा कॉन्जिक्यूटिव मनके होते हैं। ठीक है, तो बीच में क्या है, गद्दी, ऊपर वाले मनके का नाम, नीचे वाले मनके का नाम। हमेशा नेमिंग जो होगी, जो ऊपर वाला है मन का उसका नाम पहले होगा, नीचे वाले मनके का नाम बाद में होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा S1 L5 में दिक्कत आई है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। आई बात समझ में, हम सब करिएगा। पॉइंट समझ में आ गया है ना, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार। फिर मैंने एक चीज बताई थी आपको, जिनके भी डिस्क वल्ज अगर ऊपर की तरफ होती है वहां पे कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा होती है। ये चीज मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बताई थी, बिजली घर का एग्जांपल दिया था कि घर में जो बिजली आती है, अगर आपके मेन ट्रांसफार्मर से ही बिजली कट हो जाए तो घर तक बिजली नहीं आ पाएगी। बिल्कुल इन द सेम वे, अगर डिस्क बल्ज अगर ऊपर के डिस्क में हो जाता है तो नीचे के सिग्नल नहीं आ पाते हैं। इसीलिए आप देखते हैं कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती है उसके अंदर। एक चीज और बताई थी कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ तक जाती है, आपकी D12 तक जाती है, किसी किसी की L1 तक भी जाती है। क्यों, उसके बाद हमारे क्या है, आपका कॉर्डा इक्विना शुरू हो जाता है। कॉर्डा इक्विना क्या है, कॉर्डा इक्विना नर्व के वो गुच्छे हैं जिसके जरिए आपके कमर के अंदर सारे सिग्नल्स जाते हैं। ऐसा क्यों करा गया है, ऐसा इसीलिए करा गया है कि अगर ये ऐसा नहीं करते तो अगर डिस्क बल्ज होती, तो अगर स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर डायरेक्ट डिस्क बल्ज होगी तो सिवियरिटी ज्यादा आएगी। आपके सिर्फ फिर कमर में दर्द या फिर पैरों में दर्द नहीं होता, आपके दोनों पैर ही काम करना बंद हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी इसमें ये लिखा हुआ है, अगर डिस्क बल्ज ऊपर के डिस्क में होती है तो कंडीशन कैसी हो जाती है, सीवियर हो जाती है। नर्व रूल कहती है हमारी, क्या कहती है कि सर्वाइकल वाले जितने भी एरिया में जो डिस्क है, जो मनके है, मनके के ऊपर से नर्व निकलती है। जैसे C2 वाला मनका है, इसकी जो नर्व होगी वो C2 के ऊपर से निकलेगी। C3 वाला जो मनका है, C3 के नर्व जो होगी वो C3 के ऊपर से निकलेगी। बाकी जितने भी हैं वो कहाँ से निकलती है, नीचे से निकलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, लंबर वाला एरिया है L1, L1 की जो नर्व होगी तो L1 के नीचे से निकलेगी। L2 वाली जो होगी वो L2 के नीचे से। ऐसे ही थोरेसिक वाले एरिया में भी नीचे से ही निकलेगी। T1 वाला जो मन का है उसकी जो नर्व होगी वो T1 के नीचे से निकलेगी। आया बात समझ में, आया, समझ पाए तो थम्स अप करिएगा। हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा, शानदार। एक और चीज आती है C8 नर्व हमारी है। तो C8 नर्व कैसे बन जाती है,
क्योंकि C7 वाला जो मनका है, C7 की जो नर्व है वो कहाँ से है, C7 मनके के ऊपर से निकल रही है। और T1 वाला जो मनका है, इसकी नर्व जो है वो T1 के नीचे से निकल रही है। तो बीच में बच जाता है आपका क्या, C8। तो C8 का आपको ध्यान रखना है कि C8 सिर्फ हमारी नर्व होती है, मन की नहीं होता है। C8 नाम का कोई भी मन का नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब बोलते हैं C8 नर्व कंप्रेस है तो कैसे करके कंप्रेस हो रही है, C7 और T1 के बीच में जो नर्व पाई जाती है वो कौन सी है, C8 नर्व है। बहुत बढ़िया, समझ में आया आप लोगों को, कनेक्ट कर पाए, बहुत अच्छा है। फिर मैंने आपको ये बहुत जल्दी से एक्सप्लेन करा था कि भाई नर्व और नस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। नस अलग होती है, नर्व अलग होती है। नर्व के अंदर हमेशा कंप्रेशन नर्व में ही आता है, नस में किसी भी तरीके का कंप्रेशन नहीं आता है। नर्व नस में क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है, आर्टरीज और वेन्स पाई जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है नस का पार्ट, और नर्व का पार्ट आपका नर्वस सिस्टम का पार्ट है। इस तरीके से मैंने काफी सारे एग्जाम्पल दिया था। अब हम लोग और ज्यादा डिटेल में नहीं चलेंगे। इसके बाद हमने कुछ बातें बताई थी कि ये छोटी वाली और उसके बगल वाली जो उंगली है ये C8 नर्व को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। फिर जो बीच वाली फिंगर है ये C7 को रिप्रेजेंट करती है, और ये C6 को रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है, जब भी आपके ये दोनों उंगली C6 में दिक्कत आएगी तो थंब और उसके पास वाली जो उंगली है उसमें दिक्कत आने लगती है। अगर आ रही है, अगर एक हाथ में आ रही है तो एक तरफ के नर्व कंप्रेस है, अगर दोनों हाथ में आ रही है तो दोनों तरफ के नर्व कंप्रेस है। अधिकतर हमें जो देखने के लिए मिलता है वो C8 वाली प्रॉब्लम ज्यादा मिलती है, छोटी उंगली और उसके बगल वाली उंगली की नर्व, ये इसमें सुनपन, इसमें दर्द, इसमें भारीपन आने लगता है। तो आप देखिएगा जिनके भी गर्दन में सर्वाइकल का इशू है उनको ये दोनों उंगलियों में दिक्कत आती है, छोटी वाली उंगली में और उसके बगल वाली उंगली। उसके बाद हम लोग सीधे डायरेक्ट डिस्क के ऊपर चलते हैं। डिस्क हम लोगों ने बात करी थी, डिस्क के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक जेल का पार्ट है, एक रिंग्स का पार्ट है। जेल हमारा क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसिस, रिंग्स क्या है हमारे, एनुलस फाइब्रोसिस। हमेशा ध्यान रखिएगा, जेल क्या होता है, जेल के ऊपर जब प्रेशर पड़ता है तो रिंग्स को तोड़ के वो बाहर की तरफ निकल जाता है। हमेशा वो रूल याद रखिएगा, जब आप गलत तरीके से वजन उठाते हैं तो वेट कितना हो जाता है, 20 टाइम्स वेट हो जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, अगर आप 50 किलो का वजन उठा रहे हैं, अगर आप गलत तरीके से उठाते हैं तो फिर क्या होगा, वो 1000 किलो का प्रेशर जो पड़ रहा है डिस्क के ऊपर, हम वो कह रहे हैं आप 1000 किलो का वजन नहीं उठा रहे हैं, उठा तो आप 50 किलो ही रहे हैं, लेकिन डिस्क के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, वो 1000 किलो का पड़ रहा है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, कोई डाउट तो नहीं है? अगर डाउट होगा तो हम लोग लास्ट में लेंगे, क्योंकि इसके ऊपर हम लोग काफी डिस्कस कर चुके हैं। कहीं ना कहीं जो पुराने बच्चे हैं सारे लोग समझ पा रहे होंगे। ये एग्जाम्पल मैंने और भी दिया था, अगर 150 किलो का वजन उठाते हैं गलत तरीके से तो ये 3000 किलो का डिस्क के ऊपर प्रेशर पड़ता है, और इसी की वजह से डिस्क फट भी जाती है और जल भी आपका बाहर निकल जाता है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कि एक बाल्टी का एग्जांपल दिया था, 20 किलो की बाल्टी आप गलत तरीके से उठा रहे हैं तो डिस्क के ऊपर 400 किलो का प्रेशर पड़ता है। आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, थम्स अप कर दीजिएगा आगे बढ़ने के लिए, अगर आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें। बहुत अच्छा, शानदार, बहुत बढ़िया। फिर आपको बताया था मैंने वर्टिब्रा, वर्टिब्रा क्या होता है, मनके की हम लोग बात करते हैं, ठीक है, एक सिंगल मनका या वर्टिब्रल बॉडी भी हम लोग कहते हैं। अभी हम लोग ज्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, आगे चल के हम लोग इसको भी डिटेल में समझेंगे। फोरामिनल कैनाल, तीसरे नंबर का जो पॉइंट था हमारा वो था फोरामिनल कैनाल, या फिर इसको बोलते हैं न्यूरल फोरामिना। जिस रास्ते से एग्जिटिंग नर्व रूट निकल रही है उस रास्ते को क्या बोलते हैं, फोरामिनल कैनाल कहते हैं। अगर आपको मैं दिखाना चाहूँ तो वो इस तरीके से भी दिखा सकता हूँ कि ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता है, ये दोनों तरफ का जो ये रास्ता है, ये रास्ता क्या है, फोरामिनल कैनाल का रास्ता है, ठीक है। जिस रास्ते से एग्जिटिंग नर्व रूट निकल रही है बाहर, वो रास्ता आपका क्या हो गया, फोरामिनल कैनाल। क्लियर है सभी को, ये वाला पॉइंट क्लियर है, इसमें ज्यादा कुछ समझाने की तो जरूरत नहीं है, थम्स अप करिएगा अगर सभी को समझ में आया, ठीक है। शंकर जी, हम लोग लास्ट में क्वेरी लेंगे, अभी हम लोग बीच में क्वेरी नहीं लेंगे, ठीक है, अभी हम लोग क्वेरी नहीं लेंगे। आगे जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वो सारे डाउट्स हम लोग क्लियर करेंगे, लेकिन अभी नहीं। फिर हम लोगों ने एक बात करी थी एपी कैनाल डायमीटर की। एपी कैनाल डायमीटर हम लोगों ने काफी डिटेल में चर्चा करी थी। एपी कैनाल डायमीटर क्या होता है, डिस्क के सामने जो जगह है आपके, उसको हम लोग बोलते हैं एपी कैनाल डायमीटर। हमेशा आपको ध्यान रखना है। और डायमीटर आपका क्या रहता है, अलग अलग रहता है हर केस में। जब भी डिस्क बल्ज होती है तो आपका डायमीटर क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर हम यहाँ पे दिखाऊं मैं आपको, जैसे ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है डिस्क के सामने,
तो डिस्क के सामने की जो जगह है वो हमारी ये दिखा रही है 8 mm का डायमीटर है। ये वाले डिस्क के सामने कुछ कितनी जगह बची हुई है, तो ये 12 mm के डायमीटर है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी कैनाल डायमीटर। हमेशा ध्यान रखना, एपी कैनाल डायमीटर जितना कम हो जाएगा सीवियरिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी। एपी कैनाल डायमीटर हमारा कम नहीं होना चाहिए। कम कैसे हो जाता है, जब भी डिस्क बल्ज हो जाती है, जब भी हड्डी टूट के खिसक जाती है, या फिर फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी जब भी हो जाती है। आगे चल के समझेंगे क्या होता है फैसेटल आर्थोपैथी या फिर फैसेट जॉइंट आर्थोपैथी क्या होती है, उसको भी हम डिटेल में समझेंगे। हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप एमआरआई रिपोर्ट देखते हैं तो हमेशा एक टर्म को फाइंड आउट करना है, एपी कैनाल डायमीटर। एपी का मतलब क्या है, एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके समझाने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं इसको। ठीक है, अगर इस इमेज को देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का ये जो रास्ता आप ग्रीन वाला देख रहे हैं डिस्क के जस्ट पीछे, ये जो रास्ता है, ये जो एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर तक का रास्ता है, इसी को बोलते हैं एपी कैनाल डायमीटर। डायमीटर कैसे कहते हैं, द लॉन्गेस्ट लाइन। ठीक है, सर्कल के अंदर जो सबसे लंबी लेंथ की लाइन बनती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अगर करना पॉइंट समझ में आया है तो थम्स अप करिएगा। जब भी सीवियर नर्व कंप्रेशन होता है तो यही डायमीटर हमारा कम हो जाता है। ठीक है, हमें हमेशा इस चीज को तरफ ध्यान रखना है। क्या ये डायमीटर बढ़ता है, क्वेश्चन बनता है। हाँ बिल्कुल बढ़ता है। और एक चीज और होती है, अगर आप इसको समझे कि जब यहाँ पे डिस्क बल्ज हुई है, मान लीजिए जब चोट होती है, आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाते हैं इसको, ये वाली इमेज दिखाते हैं। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारा चोट लगी है, ये डिस्क बल्ज हुई यहाँ पे रिंग्स टूट गई है। ठीक है, दिख रहा है, हरा हरा दिख रहा है। हरा हरा अगर दिख रहा है तो आप थम्स अप करिएगा। बहुत अच्छे। अब देखिए, अब जो हरा हरा पार्ट आप देख रहे हैं, डिस्क बल्ज हुई है, चोट लगी है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जब चोट लगती है तो बताइए सूजन आती है या नहीं आती है। अगर आती है तो थम्स अप करिएगा। सूजन जब आएगी तो कैनाल का डायमीटर ऑलरेडी कम है, तो और भी ज्यादा कम हो जाएगा वो। ठीक है, तो इनिशियल फेज में इसीलिए आप देखेंगे जब भी किसी के डिस्क बल्ज होती है तो वो पेशेंट कैसा होता है, सर मैं हिल भी नहीं सकता, मेरे पैर भी काम नहीं कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा भी मूवमेंट कर रहा हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है। तो रीजन क्या है, अंदर ही अंदर इन्फ्लामेशन इतनी ज्यादा हो गई है कि कैनाल का डायमीटर ओरिजिनल डायमीटर से भी बहुत ज्यादा कम हो चुका है। इसीलिए जब वो व्यक्ति रेस्ट करता है, 2-3 दिन का ब्रेक लेता है, सिकाई करता है, बर्फ की सिकाई करता है, तो फिर क्या होता है, कैनाल का डायमीटर कम होता ही चला जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरीके से ही हमें पेशेंट को भी समझाना है, जैसे करके मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो किस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप पेशेंट को देख रहे हैं तो रिपोर्ट को जब आप देख रहे हैं तो एपी कैनाल का डायमीटर हमें जरूर देखना है। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास कोई रिपोर्ट लेके आया है, उसके अंदर एपी कैनाल डायमीटर लिखा ही नहीं है, तो बोले क्या क्या करें सर उसमें? उसमें आप पेशेंट को बोल दीजिए सिंपली कि आप जिस डॉक्टर से आपने ये एमआरआई करवाया है उसके पास चले जाइए और उसको बोलिए एपी कैनाल डायमीटर के साथ हमें रिपोर्ट दे दीजिए। तो वो आपको एपी कैनाल उसमें या तो लिख देगा या फिर आपको नई रिपोर्ट बना के दे देगा, क्योंकि उसके उनके पास क्या होता है, नंबर के साथ डाटा स्टोर रहता है, डाटा फीड रहता है। कोई डाउट तो नहीं है? ये वाला पॉइंट आप लोग समझ पाए कि नहीं समझ पाए, एक बार बताइएगा। समझ गए? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल रूट लेवल की बातें हैं, ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक और जो पॉइंट है वो हमें हमेशा ध्यान रखना है, वो क्या है, सेंट्रल कैनाल। बोले स्पाइनल कैनाल या फिर बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। क्या होता है स्पाइनल कैनाल? जिस रास्ते से स्पाइनल कॉर्ड गुजर रही है, जिस रास्ते से आपकी नर्व गुजर रही है, उस रास्ते को क्या बोलेंगे, स्पाइनल कैनाल। अगर आप देखना चाहें तो जैसे ये देखिएगा, जूम करके मैं यहाँ से दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, जिस रास्ते से ये जो नर्व जा रही है उस रास्ते को क्या बोलते हैं, स्पाइनल कैनाल या फिर सेंट्रल कैनाल। ठीक है, तो कई बार ये रास्ता जब छोटा हो जाता है तो हमारी रिपोर्ट में लिखा रहता है स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस या फिर सेंट्रल कैनाल स्टेनोसिस। तो इस चीज को आप बिल्कुल 100% दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा चीजों को, कि स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस जब हो जाती है तो कैसे होगी, वो सारी चीजें हम लोग आगे समझेंगे। डायग्नोसिस भी कैसे करके कर सकते हैं उसके लिए भी हम लोग आगे के लिए चर्चा करेंगे। अभी आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक जबरदस्त कुछ वीडियोस आएंगी, उसको भी आप चेकआउट करिएगा।
ठीक है, मेरे चैनल पे है अभी, बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव वाली है। और वो हम लोग बैक पेन के ऊपर ही हम लोग बात करेंगे उस वीडियोस के अंदर भी, तो उसको भी आप जाके देख सकते हैं। यहाँ तक चीजें समझ में आई तो हम सब करिएगा, चीजों को कनेक्ट कर पाए आप मेरे साथ। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। देखिए इसमें एक व्यक्ति का क्वेश्चन आया है, स्पाइनल कैनाल और डिस्क में फर्क क्या होता है। हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्क आपकी क्या है, आगे की तरफ है, स्पाइनल कैनाल कहाँ है, पीछे की तरफ है। ऐसे करके भी आप ध्यान रखिए। जैसे अगर मैं ये इमेज दिखाऊं, ठीक है, तो इमेज में डिस्क कहाँ पे है, ये आगे की तरफ है, और कैनाल कहाँ है, पीछे की तरफ है। कैनाल अलग है, डिस्क अलग है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और डिस्क क्या होती है, डिस्क बाहर निकल जाती है, कैनाल को दबाने लगती है, कैनाल के रास्ते में वो आ जाती है और वो नर्व को कंप्रेस करने लगती है। कौन सी नर्व, आपकी कॉर्डा इकोना को कंप्रेस करती है लंबर वाले एरिया में। बात क्लियर है या नहीं है, समझ पाए आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। आप लोग थोड़ा सा बीच बीच में रिप्लाई और थोड़ा सा थम्स अप करते रहिएगा, ताकि थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ता रहेगा। मेरी आवाज थोड़ी सी आज लो लो है, ठीक है, आवाज थोड़ी सी, हल्का सा मेरा गला बैठा हुआ है, तो आवाज हल्का सा मेरा डाउन लग सकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। अब देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अब हमारी आगे आ रही है, जो हम लोगों को पता होना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि एक टर्म आता है, हमेशा रिपोर्ट के अंदर लिखा रहता है, थीकल सैक, थीकल सैक, थीकल सैक। क्या होता है थीकल सैक? थीकल सैक ऐसे करके समझिए, हमारी बॉडी के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइन के अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी जो एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा है बिजली के तार के ऊपर एक कवर चढ़ा होता है, क्यों चढ़ा रहता है, ताकि वो अंदर वाली जो तार है उसको प्रोटेक्ट कर सके। ऐसे ही हमारे स्पाइन के अंदर, हमारे स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए ये क्या होता है, इस तरीके की कवरिंग होती है। अंदर वाला जो रेड वाला पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो रेड वाला पार्ट जो, अरे ग्रीन ग्रीन सही है, मैं हटा देता हूँ इसको, क्लियर ऑल, इसको मैं कलर चेंज करते हैं, रेड वाले से रेड से ब्लू से दिखाता हूँ। ये जो अंदर वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये अंदर वाला, ये रेड वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो रेड वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये अंदर वाला जो पार्ट है वो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, और ऊपर से जो ये ग्रीन वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन जो कवरिंग है, ये कवरिंग क्या है, थीकल सैक। हमेशा ध्यान रखिएगा, थीकल सैक इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो जब भी डिस्क बल्ज होती है, जब भी ध्यान रखिएगा आप, जब भी डिस्क बल्ज होती है, तो वो डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस नहीं करती है। वो किसको कंप्रेस करती है, वो कंप्रेस करती है थीकल सैक को, प्रोटेक्टिव कवरिंग को कंप्रेस करती है। अब आप सोचिए, थोड़ा सा इमेजिन करिए, मैं आपको थोड़ा सोचना सिखा रहा हूँ, बहुत अच्छा आप लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आपका सोचने का नजरिया बदल रहा हूँ। कि आप सोचिए कि प्रोटेक्टिव कवरिंग के ऊपर दबाव लग रहा है, उसकी वजह से इतना इम्पैक्ट आता है कि पैरों में दर्द, कमर में दर्द। अगर डायरेक्ट स्पाइनल कॉर्ड को अगर वो दबा दे, तो इम्पैक्ट कितना सीवियर हो सकता है, बताइए मेरे को। आप समझ पा रहे हैं उसको? अगर डायरेक्ट, अगर स्पाइनल कॉर्ड को लग जाता, तो कंडीशन सीवियर ज्यादा होती कि नहीं होती? कंडीशन बहुत ज्यादा सीवियर हो जाती। तो भगवान ये चीज जानते थे, जो हमारा क्रिएटर है वो ये चीज जानता था कि ये लोग ये गड़बड़ करेंगे जरूर, तो उसने एक्स्ट्रा एक शीट दे रखी है। ठीक है, वो शीट क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है आपके स्पाइनल कॉर्ड को। कई बार हम लोग को माइनर डिस्क बल्ज होती है, लेकिन वो ठीक हो जाती है। अगर वो माइनर डिस्क बल्ज अगर होती और ये कवरिंग अगर नहीं होती, तो कंडीशन सीवियर हो जाती। जैसे जिसे हम पैरालिसिस भी कह सकते हैं, लोअर बॉडी पैरालिसिस हो गया। बोले सर बहुत सारे लोगों को तो हो भी जाता है। बिल्कुल हो जाता है, जब ये प्रोटेक्टिव कवरिंग को ही तोड़ चुका है, डिस्क बल्ज बहुत ज्यादा सीवियर हो चुकी है, अंदर से इतना ज्यादा डैमेज हो चुकी है, तो फिर वो पैरालिसिस होना ही है। क्योंकि नीचे का जो सिग्नल है, वो सारा सिग्नल जब ब्लॉक हो जाएगा, तो पैरालिसिस हो ही जाता है। बताइए, ये चीज समझ पाए आप या नहीं समझ पाए? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। कनेक्ट कर पाए आप लोग? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छे।
आगे बढ़े। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब देखो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए। क्या है? नाम, देखो नाम याद कर लेना। ठीक है। देखिए थिकल सैक ब्रेक भी हो जाती है, कई बार ब्रेक भी होता है, लेकिन रिपेयरिंग का काम चलता है। ठीक है, ब्रेक भी हो रही है, रिपेयरिंग का भी चल रहा है, सारी चीजें साइमल्टेनियसली चलता रहता है। ठीक है। हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर बैक में दर्द हो रहा है, बैक में जब दर्द हो रहा है, अगर अंदर की तरफ दर्द आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरनल डैमेज हुआ है। आपको वो डैमेज को मिनिमम करने के लिए, खाने पीने की चीजों को वो करने के लिए ठीक है गुरुजी, लेफ्ट साइड क्लोज ऑप्शन। मेरी स्क्रीन में देखिए सारी चीजें प्रॉपर आ रही है। ठीक है, आप क्या देख पा रहे हैं? एक बार मेरे को बताइएगा, स्क्रीन जो लिगामेंटम फ्लेबम है, जो इस तरीके से बना हुआ है, वो सारी चीजें आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? एक जी बार सर, मुझे सही सही। बताइएगा। आ रहा है सारा? स्क्रीन सही है, हाँ। जी सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक। चलो अब शुरू करते हैं। लिगामेंटम फ्लेबम क्या होता है? लिगामेंटम फ्लेबम, अब ऐसे करके आप देखिए, दो मनके दो मनके जो पीछे की तरफ से जुड़े होते हैं, जैसे ये हमारे दो मनके हैं, दो मनके पीछे की तरफ से अंदर से, यहाँ पे एक लिगामेंट है और अंदर से यहाँ पे एक लिगामेंट है। ये वाला एरिया आप देखिए, ये जो आप देख रहे हैं पीला पीला वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये दो दो मनके आपस में जुड़ते हैं, जो वो लिगामेंटम फ्लेबम से जुड़ते हैं। ठीक है, हर दो मनके आपस में ऐसे करके जुड़ते चले जाते हैं। ये चीज ऐसे करके क्यों करी गई है? कि लिगामेंट का काम क्या है? मूवमेंट करवाने का काम है। अच्छा आप ये बताइए कि जब व्यक्ति को डिस्क बल्ज होती है तो क्या वो मूवमेंट करता है या नहीं करता है? करता है तो थम्स अप करिएगा, नहीं करता है तो थम्स डाउन करिएगा। करता है या नहीं करता है? मूवमेंट करता है, वो कर पाता है, थम्स डाउन करिएगा, थम्स डाउन करिएगा। अगर मूवमेंट नहीं करता है तो, हाँ बिल्कुल थम्स डाउन कर रहे हैं सभी लोग। ठीक है, मूवमेंट नहीं करते हैं। जब भी आपको अगर कमर में डिस्क बल्ज हुई है, तो आप क्या कहते हैं? सर मैं कमर से ना हिला नहीं जा रहा है। आप क्या करते हैं? बेल्ट भी बांध लेते हैं। आप कहते हैं सर मैं थोड़ा सा भी हिलता हूँ, मूवमेंट करता हूँ तो दर्द मेरा बढ़ जाता है। अब आप देखिए, अब आप देखिए कि लिगामेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है। लिगामेंट कहता है कि जैसे पैर है आपके, घुटने, एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप घुटने को जैसे 15 दिन मूवमेंट मत करो, तो बताइए कि घुटने की मूवमेंट होगी या नहीं होगी? नहीं होगी तो थम्स अप करिएगा। नहीं होगी ना, बिल्कुल 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 नहीं होगी। मूवमेंट होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि घुटने के जितने भी लिगामेंट है, उसने जो मूवमेंट करना था, जो स्ट्रेचिंग करनी थी, वो अभी लूज कर दी है। तो आप क्या करते हैं? सिकाई करते हैं, गर्म सिकाई करते हैं, मल्टीपल चीजें करते हैं, उसके बाद आप मूवमेंट करवाते हैं, मूवमेंट भी हल्के हल्के। ऐसे करके ही आप देखिए, जिनके भी डिस्क बल्ज होती है, वो व्यक्ति कहता है मैं आगे की तरफ झुक नहीं सकता, होता है। तो आगे जो झुकने में मदद करता है, आपकी वर्टिब्रल कॉलम के जो स्ट्रेच, जो मूवमेंट, जो स्ट्रेचेबिलिटी लेकर आता है, वो कौन लेकर आ रहा है? ये लिगामेंटम फ्लेबम। अब जब डिस्क बल्ज हो गई है, तो लिगामेंटम फ्लेबम मूवमेंट नहीं कर रही है, अब वो क्या होती है? थिक हो जाती है। तो जब वो थिक हो जाएगी तो वो क्या बोलते हैं? लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी। बताइए बात समझ में आई है या नहीं आई है? आई है, समझ में आई है। लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी वो कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। अब व्यक्ति क्या होता है, अब एक और एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। योगा वाले जो लोग हैं, वो अपनी नाक पैरों से लगा लेते हैं, पैरों पे लगा लेते हैं, लगाते नहीं लगाते? खड़े खड़े पूरे आगे की तरफ झुक जाते हैं। अभी मैं करूंगा एक बार और, एक बार और रिपीट करूंगा, अभी आप ध्यान से समझ लीजिए। योगा वाले लोग अपनी नाक को खड़े खड़े नाक को पैरों पे लगा पाते हैं, आगे की तरफ झुक के। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता? क्योंकि उसने कभी अपने लिगामेंटम फ्लेबम की इतनी स्ट्रेचिंग करवाई ही नहीं है। लेकिन योगा वाले लगातार स्ट्रेचिंग कर करके वो बिल्कुल स्ट्रेचेबल बॉडी हो जाती है उनकी। लेकिन जिनको डिस्क बल्ज होती है, तो उनकी यही वाली जो लिगामेंटम फ्लेबम की आप येलो कलर की जो आप देख रहे हैं, पट्टी देख रहे हैं, ये कैसी हो जाती है? ठीक हो जाती है। और देखिए अब दो तरफ से दिक्कत आ जाती है। एक तो डिस्क बल्ज भी हो गई है, इधर से भी नस दब रही है, और एक लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी भी हो गई, उधर से पीछे से भी नस दब रही है। तो उससे कैनाल का डायमीटर और भी कम हो जाता है। हम लोग इसको डिटेल में और भी चीजें आगे चल के समझेंगे, तो आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी जो हमने एक बेसिक, एक माइंडसेट जो आपका क्लियर होना चाहिए, कि अगर जो व्यक्ति आगे की तरफ झुक नहीं पा रहा है, वो कह रहा है मेरा हाथ खाली घुटने तक जाता है, मैं जमीन को नहीं छू पा रहा हूं, तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी हुई है। हुई है कि नहीं हुई है?
अब आप रिपोर्ट्स को जब आप देखेंगे लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी, तो बताइए आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? समझ जाएंगे। अब अगर रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है फीकल सैक कंप्रेशन, तो बताइए आप समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे? समझ पाएंगे? फीकल सैक कंप्रेशन अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है। अब क्योंकि इसमें क्या है, थीकल सैक अगर आपको पता है कि थीकल सैक क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि थीकल सैक कंप्रेशन का मतलब क्या है। जो बाहर की जो लेयर है, स्पाइनल कॉर्ड की जो लेयर है, ऊपर वाली जो लेयर है, उसको जब आप उसके ऊपर जब कंप्रेशन पड़ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? थीकल सैक कंप्रेशन। याद रहेगा। लिगामेंटम फ्लेबम जब मोटी हो जाती है उसको क्या बोलते हैं? लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी। कभी नहीं भूलना इसको, जीवन में कभी नहीं भूलना। देखिए, इसमें एक एक कारण तो देखिए, डिस्क बल्ज। डिस्क बल्ज खाली अकेला कारण नहीं है, डिस्क बल्ज हुई उसकी वजह से आपने मूवमेंट छोड़ दी, तो लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। ठीक है। बोले सर अगर हम लगातार अगर स्ट्रेचिंग कोई भी अगर नहीं करता है, उसकी अगर सिटिंग जॉब है, अगर वो खाली उसकी होता है सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जिसे हम लोग बोलते हैं, ज्यादा ना एक्सरसाइज करना, ज्यादा ना मूवमेंट करना, ज्यादा ना चलना, वो सिर्फ क्या करता है, खाता है पीता है काम करता है, फिर घर पे आता है सोता है, फिर काम करता है सोता है, यही लाइफ स्टाइल है, तो भी क्या होगा, आपकी कमर में स्टिफनेस हल्के हल्के बढ़ती ही चली जाएगी। हमेशा ध्यान रखिएगा, मसल्स की एक प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है प्रॉपर्टी? कि मसल्स से आप जितना काम करवाएंगे, वो मसल्स उतनी अच्छी डेवलप हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? और जितना कम काम करवाएंगे, वो उतनी ज्यादा कमजोर होती चली जाती है। ये जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। ठीक है। तो बैक की जो हमारी पैरा स्पाइनल मसल्स है, वो अगर आपकी वीक हो जाए, तो फिर क्या होगा? तो आपकी स्पाइन के ऊपर सारा लोड आ जाएगा, और स्पाइन बहुत जल्दी खराब होने लगेगी। तो एक सूत्र ये कहती है कि अगर आप स्पाइन को अच्छा रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है? पैरा स्पाइनल मसल्स के ऊपर काम करना है। अब आप याद करिए, न्यूरोथेरेपी के जो आप पॉइंट देते हैं, L5S1 की घिसाई, L3 L4 L5, या फिर जितने भी हमारे जो बैक के पॉइंट है, वो किसके ऊपर दिए जा रहे हैं? स्पाइन के ऊपर या पैरा स्पाइनल मसल्स के ऊपर? पैरा स्पाइनल मसल्स क्या होती हैं? स्पाइन के बगल से जो मसल्स होती हैं, ये आपकी स्पाइन है, इसके बगल से जो आपकी मसल होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैरा स्पाइनल मसल्स। तो आप क्या कर रहे हैं? उसी मसल्स को ताकतवर बना रहे हैं डे बाय डे, डे बाय डे, ताकि डिस्क के ऊपर जो प्रेशर बना हुआ है, तो वो रिकवरी कर पाए। हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज बताइए, ये प्रॉपर्टी हर जगह काम करती है। अगर आप वर्क कर रहे हैं न्यूरोथेरेपी में ही काम कर रहे हैं, आपके एक बॉस भी है, अगर वो बॉस हमेशा आपके ऊपर दबाव बना के रखे, तो आप क्या काम कर पाएंगे? कर पाएंगे क्या आप काम? नहीं कर पाएंगे। अगर थोड़ी सी वो आजादी ना दे, थोड़ा सा अपने हिसाब से चलने ना दे, होता है ना? तो ऐसे ही करके क्या है कि आपकी जो स्पाइन है, स्पाइन कभी भी आपकी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगी अगर आपकी पैरास्पाइनल मसल्स वीक हो जाएंगी। ठीक है। कनेक्ट कर पाए आप लोग, समझ पाए? लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया? पैरास्पाइनल मसल्स के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, तो हमें काम किस पे करना है? पैरास्पाइनल मसल्स को ताकतवर बना दो। डिस्क बल्ज जो हुई है उसको भी अंदर करना है, मसल्स की ताकत को बढ़ाना है, बस बात खत्म। मसल्स की ताकत बढ़ेगी, तो आप देखेंगे आपकी स्पाइन के अंदर जो रिकवरी होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर आप स्पाइन के ऊपर काम करते रहे, पैरा स्पाइनल मसल को छोड़ दो, तो देखो मामला खराब हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं हम लोग डेली बेसिस में? क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल कोई व्यक्ति है जिसको कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं मेरे को कभी कोई दिक्कत हो भी ना, तो बोले सर कुछ है, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। क्या कर सकते हैं? बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग। ठीक है, आगे और पीछे, इनहेल करके पीछे, एक्सहेल करके आगे। आप क्या कर रहे हैं? उस मसल की स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, उस मसल के ऊपर काम ले रहे हैं। तो मसल की जब इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, आपकी मसल्स और भी अच्छे से डेवलप होगी। एक चीज और होती है फेशिया, अगर आपने सुना होगा, तो आपकी बॉडी के ऊपर क्या होती है? फेशिया की एक लेयर होती है। तो उसके ऊपर जैसे हम लोग अगर देखें, तो न्यूरोथेरेपी के अंदर भी जब बैक के ऊपर आप चढ़ के देते हैं पॉइंट्स, ठीक है, बैक के ऊपर जब आप चलते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? फेशिया को रिलीज कर रहे हैं, उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा रहे हैं। तो जितनी आपकी
फेशिया स्मूथ रहेगी, जितनी उसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेचिंग की कैपेबिलिटी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी स्टिफ कम होगी। अगर आपकी फेशिया टाइट हो जाएगी तो आपकी बॉडी के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी। जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो पहचान सकते हैं, वो अगर आप जैसे मांस को अगर फाड़े तो अंदर एक व्हाइट कलर की स्किन होती है, तो हम उसी स्किन की बात कर रहे हैं, वो आपकी फेशिया है। ठीक है, कनेक्ट कर पाए आप लोग, समझ पाए? ये देखिए, ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें हैं जो बीच बीच में आपको मैं बताते रहूंगा। ठीक है, फेशिया देखिए, फेशिया आपके पूरी बॉडी में पाई जाती है, बैक वगैरह में भी पाई जाती है। ये बॉडी के ऐसे समझिएगा कि सारे मसल्स को रोक के रखने का काम है, एक तरीके से मूवमेंट में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, तो फेशिया क्या कर रही है, जितना ज्यादा आपकी लूज रहेगी फेशिया, ठीक है, फेशिया के अंदर ब्लड सप्लाई जितना ज्यादा रहेगा, आप ऐसे समझिए, हम लोग जाने अनजाने में न्यूरोथेरेपी जो हम लोग देते हैं, जितने भी पॉइंट दे रहे हैं, हम लोग बैक के जितने भी पॉइंट हम दे रहे हैं, हम लोग फेशिया को रिलीज कर रहे हैं। फेशिया आपकी रिलीज रहेगी, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर रहेगा, तो हीलिंग और तेज होती है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हमने देखा है उसका। अभी हम लोग देखिए, ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, अभी हम लोग एक कोर कॉन्सेप्ट के बारे में समझ रहे हैं। ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले आपका एक बेसिक तो कवर कर ले। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए तो देखिए बहुत सारे लोग और भी हैं, वो भी आपको बहुत अच्छा बताएंगे ट्रीटमेंट में आप क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं भी आपको गाइड करूंगा। ठीक है, लेकिन एक बेसिक आपका बेस कवर हो जाए पहले, यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलो भाई, अब देखो, सबसे पहले हम लोग अंदर वाले की बात करते हैं। ये जो अंदर वाला जेल होता है, जेल को हम लोग क्या बोलते हैं, एक बार रिवीजन करते हैं। न्यूक्लियस पल्पोसिस, सॉरी, क्या है ये? न्यूक्लियस पल्पोसिस। हम लोग देखिए फेशिया के ऊपर आगे चर्चा करेंगे, अभी हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि फेशिया हमारा ये टॉपिक के अंदर नहीं था, लेकिन वो आ गया, फिर मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब ये देखिए, एनपी का मतलब क्या है, न्यूक्लियस पल्पोसिस। अंदर वाला जो जेल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस पल्पोसिस। बाहर की जो रिंग्स होती हैं उसको क्या बोलते हैं, एनुलस फाइब्रोसिस। क्या बोलते हैं? एनुलस फाइब्रोसिस, हमेशा ध्यान रखिएगा। रिंग्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एनुलस फाइब्रोसिस, याद कर लीजिएगा, बार 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 रिपीट करना है। अब देखो, ये वाला हमने पढ़ा था, ये कैनाल को हम लोग क्या बोलते हैं, फोरामिनल कैनाल या न्यूरल फोरामिना। देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बार बार आप ये रिवाइज कर सकते हैं। कुछ लोगों को अगर जैसे वो करना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फोन में ही स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर लैपटॉप में कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप याद करके रख पाए। ठीक है, बाकी आप लोग नोट्स तो बना ही रहे हैं, स्क्रीनशॉट रहेगा तो बाद में आप नोट्स के साथ इंक्लूड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, फिर हमारा ये स्पाइनल कैनाल होता है, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल कैनाल भी बोलते हैं, एससी या सीसी। अब देखो, एक आता है स्पाइनस प्रोसेस। स्पाइनस प्रोसेस क्या है? स्पाइनस प्रोसेस, अब ध्यान से आप समझिएगा, जब भी हम किसी के भी बैक में हाथ लगाते हैं, हम बोलते हैं ना भाई, देखें जरा, ऊपर से हम लोग पाल्पेशन करना शुरू किया है, जैसे यहाँ से हम लोग पाल्पेट करते हैं, तो बीच में जो लाइन जिसके ऊपर हमारा हाथ जाता है, ये क्या होता है, ये स्पाइनस प्रोसेस होता है। ये देखिए, ये जो वर्टिब्रल बॉडी है, इसका ये उठा हुआ हिस्सा जो है, ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है, स्पाइनस प्रोसेस। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? अब हम लोग कई बार क्या करते हैं, जैसे स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर हाथ लगाया और हम लोग दबाते हैं, हम लोग दबाते हैं, बोलते हैं, यहीं दर्द है क्या? अब आप सोचिए, स्पाइनस प्रोसेस के ऊपर हल्की सी आपने मूवमेंट करी और वो कहता है हाँ हाँ सर, यहीं पे दर्द है बहुत ज्यादा। अब तो सोचिए कि जैसे ही आपने दबाया, तो डिस्क बल्ज जो हो रखी है वो और ज्यादा थोड़ी बढ़ गई, तो थोड़ी सी बढ़ गई तो दर्द भी थोड़ा बढ़ गया। समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ पाए आप लोग, कि ऊपर से हमने ऐसे करके दबाया, और जो डिस्क इधर से हो चुकी है ऑलरेडी, तो वो और ज्यादा कंप्रेस करेगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार। कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का ही सारा खेल है। जितना ज्यादा डीपली आप कॉन्सेप्ट को कनेक्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे, आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, जितने भी लोग आए हैं सारी चीजें समझ पा रहे हैं अभी तक, जितनी भी बातें बताई हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो थम्स अप जरूर करिएगा। इससे हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है, लगता है कि कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वरना कई बार ऐसा लगता है कि खुद की फोटो देख रहे हैं, खुद से ही बात चल रही है।
ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार शानदार। लग रहा है अब 250 लोग आ चुके हैं। ठीक है, लग रहा है अब। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए आगे, नेक्स्ट। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखिए, रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है। रिकॉर्डिंग के लिए जो ऑफिशियली जो है उनसे आप कांटेक्ट करिएगा। ठीक है, प्लीज बीच बीच में डिस्टर्ब ना, हाँ ठीक है। आगे देखिए, ट्रांसवर्स प्रोसेस, ट्रांसवर्स प्रोसेस। अब देखिए आगे, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है ट्रांसवर्स प्रोसेस। ट्रांसवर्स प्रोसेस क्या होता है? अब देखो, मैंने आपको बताया 3 उंगली से हमेशा क्या करना होता है, पाल्पेट करना है। 3 उंगली से पाल्पेट करना मतलब क्या हुआ? जब भी आप किसी के भी बैक में हाथ रखेंगे, तो आप किस तरीके से हाथ रखेंगे? बीच वाली जो उंगली रहेगी वो आपकी स्पाइनस प्रोसेस पे रहेगी, और साइड में दो जो उंगली रहेगी ये आपकी ट्रांसवर्स प्रोसेस पे रहेगी। तो आप देखिए, ये जो साइड से निकल रही है, ये जो साइड से आप देख रहे हैं, ये जो साइड से निकल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, ये जो बीच में से निकल रहा है इसका नाम क्या था? ये था स्पाइनस प्रोसेस। ठीक है, अब ये वाला जो रास्ता था इसका क्या बताया था? फोरामिनल कैनाल। ये अंदर वाला जो जेल था इसको क्या बोलते थे? न्यूक्लियस पल्पोसिस। ये जो रिंग्स थी, रिंग्स को क्या बोलते हैं? एनुलस फाइब्रोसिस। ठीक है, ये जो नर्व निकल रही है इसको क्या बोलते हैं? एग्जिटिंग नर्व रूट। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो बार 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 रिवाइज करना है। मैं आप लोगों को एक मूल मंत्र दूं कि सर हम तो ये भूल जाते हैं, हमें ये याद ही नहीं रहेगा, हम कैसे करके करेंगे? एक छोटा सा व्हाइट पेपर लीजिएगा, और जो भी मेन मेन जो टर्म है, 15 20 25 टर्म्स है खाली, उसको लिख लीजिए। और दिन में 10 12 बार देखना है खाली, क्या होता है, ये क्या होता है, ये क्या होता है, खुद सोचिए। भूल गए तो एक बार देख लीजिए। फिर ऐसे करके आप 10 से 15 दिन जैसे ही आप करेंगे, आपको सारे टर्म्स याद हो जाएंगे। बताइए। क्योंकि मैं भी जो स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, तो मैं भी उनको सिंपल यही बताता हूँ कि आप इस तरीके से अगर आप याद करना चाहें तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ब्रेन हमेशा उस चीज को याद करेगा जो उसको ये बार बार बताया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, होता है कि नहीं होता है? जैसे आप अगर लाल रंग के घोड़े को देख लें तो कभी जीवन में भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा अलग है। तो ऐसे ही आपको ब्रेन को बार बार सिग्नल देना है कि ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा डाटा सेव करके रखो, तो वो रख लेगा। बहुत अच्छे, आगे बढ़े। ये वाला पार्ट समझ में आया आपको? बहुत बढ़िया, शानदार। आगे बढ़ते हैं। एक हमारा क्या है? स्पाइनल कॉर्ड। हम लोगों ने काफी चर्चा करी है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड वो एक, ऐसे समझिएगा, एक धागा है जो ब्रेन के साथ कनेक्टेड है। और वो क्या करता है? ब्रेन से सारे इंफॉर्मेशन आपकी पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? स्पाइनल कॉर्ड कर रहा है। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी। अगर आप चाहते हैं कि मेरी स्पाइनल कॉर्ड हमेशा हेल्दी रहे, तो उसके लिए क्या चाहिए? आपकी स्पाइन हेल्दी रहनी चाहिए। स्पाइन हेल्दी रहने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, और कुछ ऐसी एक्सरसाइज अगर कोई व्यक्ति को कोई दिक्कत नहीं है और वो डेली 10 से 15 मिनट अगर देते हैं, तो उसके जीवन में कभी भी दिक्कत स्पाइन से रिलेटेड तो नहीं होगी। देखिए, डिस्क बल्ज किसी को भी अगर होती है तो कहीं ना कहीं क्या होता है? मसल्स वीक है, बैक की मसल्स है ही नहीं, फैट बहुत ज्यादा है। तो उसका वो एक बहुत बड़ा एक कारण है। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, मसल्स जब खत्म होगी तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, जो लोग बहुत ज्यादा मोटे हो जाते हैं, बैक की मसल्स खत्म हो चुकी है, अब फैट बन चुका है। अब फैट के अंदर वो ताकत नहीं है कि आप वो कमर पूरा वेट ले सके। इसीलिए आप देखिएगा, जो लोग मोटे हैं, जो 100+ केजीज के हैं, और अगर उनको डिस्क बल्ज हो जाती है, तो वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं। बताइए अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? हम सब करिएगा। मेरी बात से आप एग्री करते हैं? कितने लोगों के पास ऐसा हुआ है कि पेशेंट आए हैं 100 140, मेरे पास आए थे 146 सबसे ज्यादा। हम लोग 3 जने मिलके उसको, मतलब एडजस्टमेंट देना था, बैक की अलाइनमेंट करनी थी, हम लोग 3 जनों ने मिलके करा था। ठीक है, और जब हम उनके ऊपर चढ़ते थे उनके पॉइंट देने के लिए, तो हमारे पैर ऐसे लगते थे इतने छोटे छोटे से पैर हैं, बच्चे के पैर हैं। और वो कहते थे कि क्या ऐसा लगता है कि सर, कि कोई बच्चा खेल के चला गया हमारे पास। तो फिर हम, जो हमारे पास जो हैवी, सबसे हैवी थे, हमने कहा भाई इसको पूरा फुल प्रेशर के साथ दे दीजिए। देखिए क्या है, कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मोटे व्यक्ति ठीक नहीं होते हैं, ठीक होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है, टाइम बहुत लगता है क्योंकि बैक की मसल्स नहीं है।
और व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति ऐसा होता है मोटा वाला, वो कोई काम धाम नहीं करता है, वो बैठा रहेगा। हमारे पास जो 146 का आया था, वो था प्रॉपर्टी डीलर, बैठने का काम था। बोले सर शराब शाम को जरूर पीनी है और नॉन वेज जरूर खाना है, ये काम जरूर होगा। मैंने कहा मेरे पास अगर आना है, ठीक होना चाहते हो तो ये सब चीजें छोड़ के आना पड़ेगा। देखिए मैंने अपने सेंटर में कुछ रूल्स है कि अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, दो चीजें आपको बंद करनी पड़ेंगी, एक नॉन वेज और एक अल्कोहल। करवाइए। कि अगर आप छोड़ सकते हैं तो बिल्कुल आप आ जाइए, नहीं छोड़ सकते आप कहीं और दिखा दीजिए। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है। हम कह देते हैं कि देखिए हमारे गुरुजी ने पहले से ही कह रखा है, ये चीज बताई है, तो वो लोग भी एक्सेप्ट करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। ठीक है भाई। स्पाइनल कॉर्ड वाली बात समझ में आई। स्पाइनल कॉर्ड को हेल्दी रखने के लिए आने वाले टाइम में हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी आपको बताएंगे, दिखाएंगे, सिखा भी देंगे। तो उसके ऊपर भी आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप नॉर्मल जितने भी लोग हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर आप थेरेपी दे रहे हैं, न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, अपनी बॉडी को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेली 10 से 15 मिनट अपनी स्पाइन को देना जरूरी है। आप अपने पेट को अच्छा रखने के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, क्या स्पाइन को अच्छा रखने के लिए कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो डेली 10 से 15 मिनट आप देंगे तो इसमें होगा नहीं कुछ भी। ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। वरना हमने यहाँ पे पता है हमारे सेंटर में भी देखा है, जो भी व्यक्ति बैक पेन का ट्रीटमेंट करता है तो उसको भी बैक पेन आ रहा है। ठीक है, ये चीज भी हो रही है कि झटके लग रहे हैं, तो उसके लिए क्या है, अपने ऊपर काम करना है। ठीक है, क्या करना होगा? ठीक है, उसमें आप सबसे पहले बैकवर्ड फॉरवर्ड बेंडिंग करना शुरू करिए, भुजंगासन करना शुरू करिए, और रोटेशन वाली जो एक्सरसाइज है वो करना शुरू करिए। ठीक है। डेली सुबह 5-5 मिनट सारी चीजें आप करिए, 15 मिनट आप दीजिए, आप उससे देखेंगे बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। ठीक है, आने वाले टाइम में एक वीडियो बनाऊंगा, एक सिंगल एक्सरसाइज है, अगर कोई भी व्यक्ति वो करता है तो जीवन में कभी भी दिक्कत नहीं आ सकती। वो चीज भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा 10th पॉइंट पे। ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो तरल पदार्थ भरा हुआ है, और ब्रेन के अंदर जो तरल पदार्थ है, ये उसको हम लोग बोलते हैं, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी हमारा काम करता है। ठीक है। एक्सरसाइज के अंदर देखिए, एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। रोटेशन वाली एक्सरसाइज आप करिए, दोनों पैर को जो हम रोटेट करते हैं। ठीक है, नी टू चेस्ट वाली आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपको क्या करना है इसमें, भुजंगासन आप करिए। ठीक है, 50-60 भुजंगासन करिए। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए। और बैकवर्ड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग डेली आप करिए, 5-5 7-7 मिनट आप डेली करिए। आप देखेंगे स्पाइन आपकी मजबूत होती चली जाएगी। जितनी मजबूत स्पाइन, उतना अच्छा बुढ़ापा। मैंने ये देखा है। बताइए आप मेरे से एग्री करते हैं? जी सर। ठीक है। जितनी अच्छी स्पाइन रहेगी आपकी, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं, कैटन काउ भी आप कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार भी आप कर सकते हैं। देखिए करने के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बोले अभी अगर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो 3-4 चीजें तो आप कर ही सकते हैं। उठते ही, उठ जैसे आप लेटे हुए हैं तो लेटे लेटे भी आप 3-4 चीजें करके आप उठ जाइए। स्पाइन को तैयार करना है सुबह पूरे दिन के लिए, आप ऐसा करके समझिए। और रात में भी कुछ चीजें करके सोना है। अभी एक वीडियो मैं बनाऊंगा आपको इसके लिए कि सुबह सुबह उठ के क्या करना है और रात में सोने से पहले क्या करना है, उसको भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो हम लोग कह रहे थे, ब्रेन के अंदर एक तरल पदार्थ है, जो क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। और वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। और जो आपके इलेक्ट्रिकल जो सिग्नल जा रहे हैं, वो सारी चीजें भी, ठीक है, वो हेल्प करता है। आने वाले टाइम में बहुत सारी एक्सरसाइज की वीडियो आपको मिलेंगी, आप उसको भी देखिएगा, ग्रुप में भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है। बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक बताइए कोई भी दिक्कत है? यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आया? हम लोग 10 पॉइंट पे आज आ चुके हैं। ठीक है। काफी तेजी के साथ हम लोगों ने आज ये वाली सारी चीजें करी है। बताइए, कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? बहुत बढ़िया। देखिए अभी आप इस पे कंफ्यूज मत होइए, हम लोग इसके लिए अलग से क्लास लेंगे कि आपको कैसे करके करना है, क्या करना है। ठीक है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, तो अभी इतनी जल्दीबाजी आप मत करिए। ठीक है, हम लोग अभी वो बता ही नहीं रहे हैं। अभी मेरे मन में आ गया तो इसीलिए मैंने आपको तुरंत बता दिया। ठीक है। अभी जो लग रहा है सर की नेटवर्क चली गई है।
हाँ नेटवर्क चली गई है तो एक मिनट। हाँ, तो जो आपने जो एक्सरसाइज के लिए जो बोल रहा है, आप लोग ये जो क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज हम लोग डायरेक्ट भुजंगासन नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए बॉडी का वार्म अप होना बहुत जरूरी है। आ, जैसे नेक रोटेशन, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नेक रोटेशन होगा, उसका शोल्डर आएगा, उसके बाद आर्म्स आएंगे, उसके बाद चेस्ट आएंगे, उसके बाद अब्डोमेन या बैक आएंगे, उसके बाद हिप आएंगे। तो सारा कुछ का वार्म अप जरूरी है। उसके बाद ही हम लोग पोस्चर का होल्डिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप सूर्य नमस्कार का डाल दो सीक्वेंस, और उसके बाद जैसे भुजंगासन कर सकते हो आप, ट्विस्टिंग कर सकते हो। ट्विस्टिंग के बहुत सारे पोजेज है, तो आपको देखना है कि किसमें दर्द आ रही है। अगर जिसमें दर्द आ रही है वो सब पोस्चर आपको अवॉइड करनी है, जिससे आपकी दर्द बढ़ रही है और आपको स्ट्रेस फील करना है, तो वही आपका वो काम करेगा। जैसे कि बहुत लोगों को भुजंगासन में पेन आती है, अगर डिस्क बल्ज है फिर भी वो लोग को भुजंगासन में पेन आती है, तो उनको भुजंगासन अवॉइड करना है, उसका अल्टरनेटिव खोजना है आपको। पंडित जी, आप इसमें कुछ बोल सकते हैं? जी, इस पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन एक फेसिया शब्द मैंने सुना था, उसके ऊपर मैं एक प्रकाश डालना चाहता हूँ। हाँ, फेसिया शब्द हवा ज्यादा नहीं चल रहा है यहाँ पे, हवा बहुत ज्यादा है। नहीं नहीं तो नहीं, कोई फेसिया दिक्कत शब्द है ना, फेसिया शब्द को अगर मुझे समझाना है ना तो अरे मैं सरल शब्दों में समझा सकता हूँ। अगर आप है ना एक संतरे को छीलते हैं तो उसका जो बाहर का आवरण है उसको हम स्किन मानेंगे, और जो बीच में जो वो है ना, क्या बोलते हैं, सफेद सफेद रेसे, उसी को फेसिया मानेंगे। और जो अंदर जो संतरा खाने वाला हिस्सा है उसको हम मानेंगे हड्डी। तो समझना फेसिया एकदम आसान है कि संतरे के बाहर वाला जो छिलका है वो स्किन हो गई, और बीच में जो लेयर है सफेद वाली वही फेसिया कहा जाएगा, अगर सरल भाषा में समझा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सही, बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही बताया। और ठीक जैसे है, सेम प्याज की जो छिल्ली होती है, सेम है वो भी होती है। ठीक है। देखिए फेशिया क्या है, आपके जैसे ऐसे समझिएगा कि जो मसल्स को सपोर्ट कर रही है एक तरीके से, ठीक है, जो हेल्प करती है। ठीक है, अगर जितनी फेशिया टाइट हो जाएगी, स्टिफनेस जो हम लोग बोलते हैं ना, स्टिफनेस हो गई है, बहुत ज्यादा मसल्स टाइट है, तो कहीं ना कहीं ऐसे करके भी आप समझ सकते हैं। अगर आपने एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में थोड़ा पढ़ा है, तो उसमें भी क्या होता है, फेशिया के अंदर क्या होता है, कैल्शियम का डिपोजिशन होता ही चला जाता है, आपकी फेशिया टाइट हो जाती है पूरी, और फिर क्या होता है, मूवमेंट बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। ठीक है, यहाँ सॉरी, मेरा थोड़ा सा नेटवर्क चला गया था, वो लाइट चली गई थी, लाइट जाने की वजह से तुरंत कोई लाइट आ गई। बात नहीं सर। ठीक है भाई, यहाँ तक सभी लोग समझ पाए, कनेक्ट कर पाए। ठीक है, एक लोडोसिस आज और करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह अगर लेने होंगे तो हम लोग क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, कुछ जी चीजें अगर पूछनी है लोडोसिस, एक दो पॉइंट और करते हैं, लोडोसिस से आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा है पार्ट जो आपको पता होना चाहिए, लोडोसिस। 10 पॉइंट क्लियर करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 10 पॉइंट्स। इससे पहले सर। इससे पहले के 10 पॉइंट क्लियर कर दे। नहीं 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 नहीं, ये 10th पॉइंट, 10th हाँ 11 पॉइंट है ना, ठीक है। 10th वाले। हाँ ये, हाँ ये 11th पॉइंट है, हाँ। लोडोसिस। देखिए लोडोसिस क्या होता है, लोडोसिस कोई बीमारी नहीं है, सबसे पहली चीज। लोडोसिस का अर्थ क्या है, आप जब पूरी स्पाइन को देखते हैं तो आप देखेंगे सर, गर्दन वाले एरिया में हमारा एक कर्व है, मेंटेन होता है, और लंबर वाले एरिया में भी एक कर्व होता है जो अंदर की तरफ घुसा हुआ रहता है। तो कई बार क्या होता है, ये कर्व क्या होता है, कर्व खत्म हो जाता है। तो कर्व खत्म होने का मतलब क्या है, कमर बिल्कुल सीधी हो जाती है, अब गर्दन भी बिल्कुल सीधी हो जाती है। ठीक है, तो जब भी ये गर्दन या कमर सीधी हो जाएगी, स्पाइन बिल्कुल सीधी हो जाएगी, तो ये क्या है, ये बहुत बड़ी एक निशानी है आपकी बड़ी बड़ी बीमारी आने का। कैसे समझते हैं हम लोग, कि सपोज करिए यहां से आप देख पा रहे हैं एक कर्व मेंटेन है, ये कर्व आप देख पा रहे हैं, मेरी फोटो को आप देखिएगा। ठीक है, ये कर्व कर्व आप देखिए, ये कर्व क्या होता है, ये आपके लोडोटिक कर्व है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोडोसिस। क्या बोलेंगे, LORDOSIS, लोडोसिस, लोडोटिक कर्व। ठीक है, अब ये कर्व खत्म हो गई, कब खत्म होगी, व्यक्ति जब आगे की तरफ झुक के हमेशा बैठा रहता है, और उसकी पोजीशन कैसी रहती है, वो बैठता है ऐसे झुक के बैठता है।
वो सीधे होके नहीं बैठता है। आपसे कहते हैं, बचपन से आपसे कहा गया होगा कि सीधे होके बैठिए, सीधे होके बैठिए, लेकिन आप कैसे बैठते हैं? आगे की तरफ झुक के, बूढ़े लोगों की तरह। तो जैसे ही आप झुक के बैठते हैं तो ये कर्व क्या होगा? कर्व खत्म हो जाएगा। अब खत्म हो गया। अब कर्व खत्म होने से क्या होता है? आप देखिए, आप जैसे ही थोड़ा सा आगे झुक के बैठ रहे हैं तो बताइए, डिस्क के ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा तो थम्स अप करिएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आप पहले ये बताइए। जैसे ही डिस्क के ऊपर प्रेशर बढ़ने लगेगा, आपकी जो पैरास्पाइनल मसल्स है ये कैसी हो जाएंगी? एक्टिव हो जाएंगी। मसल्स कहेंगे, भैया भैया क्या काम है? कुछ काम होगा तभी तो आप ऐसे करके झुक गए हैं। तो आपकी पैरास्पाइनल मसल्स कैसी हो जाएंगी? एक्टिवेट हो जाएंगी। अगर ये मान लीजिए ये पैरास्पाइनल मसल्स को आप 24 घंटे तक एक्टिवेट करके रखेंगे, तो बताइए वो थक जाएगी या नहीं थकेगी? थकेगी कि नहीं थकेगी? वो थक जाती है। वो थक जाती है और वो कैसी हो जाएगी? वो वीक पड़ जाएगी। ठीक है, ऐसे करके भी आप। अब इसमें लिखा क्या रहता है? इसमें लिखा रहता है कि लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस सबसे पहली चीज लिखी रहती है रिपोर्ट के अंदर, कि लॉस हो गया, कमर के अंदर जो कर्व था उसका लॉस हो गया, मतलब वो सीधी हो गई है। ठीक है। एक चीज और लिखा रहता है, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन। क्या लिखा रहता है? कि लंबर स्पाइन जो आपकी थी ना वो सीधी हो गई है। और एक चीज लिखा रहता है, पैरा स्पाइनल मसल स्पैज्म। मसल स्पैज्म का मतलब क्या है? कि वो व्यक्ति कहेगा, सर मेरी ना कमर बिल्कुल जकड़ी हुई रहती है, मैं सुबह सुबह उठता हूँ मेरी कमर ऐसा लगता है कि बिल्कुल पत्थर की तरह बन गई है, लेकिन मैं थोड़ा सा मूवमेंट करता हूँ, थोड़ा सा दिन चलता है तो मेरी कमर ठीक हो जाती है। ऐसे कितने लोगों ने देखा है? ऐसा केस कितने लोगों ने देखा है? उनसे पूछो कि क्या करते हो तुम, पूरे दिन क्या करते हो? बोले सर बैठने का काम है। कैसे बैठेगा वो व्यक्ति? क्या सीधा बैठता होगा? नहीं बैठता होगा, वो कर्व, उसकी कर्व चली गई है। तो आपको क्या करना है? ऐसी एक्सरसाइज करनी है जिससे वो कर्व फिर से आ जाए। क्या वो आ सकती है दोबारा? बिल्कुल आ सकती है। सही है कि नहीं सही है? अब इसके लिए क्या करना है? एक्सरसाइज भी करने की जरूरत है, भुजंगासन करने की जरूरत है। ठीक है। आने वाले टाइम में जो वीडियोस आएंगी वो ऐसी वीडियोस रहेंगी जो आप पेशेंट को भी करवाएंगे और खुद भी करिएगा। आप देखेंगे, अगर आप पूरे दिन बैठते हैं तो शाम को घर में जाके 10 मिनट क्या करना है? क्या किसी को पता है क्या करना है 10 मिनट? कि ताकि वो हमारी स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। आपने जो पूरी स्पाइन के ऊपर काम किया है वो हमें क्या पता है? नहीं पता है। ये बिल्कुल बेसिक्स है। जब आपको खुद नहीं पता तो आप पेशेंट को भी क्या बताओगे? ठीक है। तो हमारी यहाँ पे पैरास्पाइनल मसल क्या हो जाती है? पूरी तरीके से नहीं। आप स्ट्रेचिंग, आप वैसे ही थक चुके हैं, पूरे दिन आप काम करके आए हैं, क्या आप स्ट्रेचिंग करेंगे? आप काम करने के बाद नहीं करेंगे। ठीक है। मैं आपको सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ, आप करिएगा उस चीज को, सभी लोग करके देखिए और फिर मेरे को अगली क्लास में बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट क्या रहा। जितने भी लोग सेटिंग करते हैं या फिर जितने भी लोग थेरेपिस्ट भी हैं, अपनी स्पाइन को अगर आपको रिलैक्स करना है तो आप क्या करेंगे? उल्टा होकर लेटिएगा। शाम को, रात के समय 10 से 15-20 मिनट उल्टा होकर लेटना है और हाथों को रख दीजिएगा ऐसे करके। सिंपल लेटना है, जैसे बच्चे लोग करते हैं, नहीं करते हैं? ठीक है। या फिर आप चेस्ट के नीचे पिलो लगा दीजिएगा 3-4 और लेट जाइए, उल्टे होकर लेटिए। इससे क्या होगा? स्पाइन के ऊपर मकर आसन, बिल्कुल सही कहा आपने। मकर आसन पे आप इस तरीके, कोई भी आप पैरों की मूवमेंट मत करिएगा, आप सिंपल इस तरीके से आप लेट जाइए। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है, अगर कमर के ऊपर जोर ज्यादा पड़ रहा है, तो चेस्ट के नीचे 2-3 तकिया लगा के लेट जाइए, बस सिंपल लेट जाइए। और आप देखिए कि आपके स्पाइन कैसे करके रिलैक्स होती चली जा रही है। दिखाऊं, मैं लाइव दिखाऊं कि कैसे करके हो सकता है ये रिलैक्स कैसे होती है? अब देखिए, ये आपकी बॉडी है, पूरे दिन आपने आगे झुक के बैठ के काम किया है। अब आपको क्या करना है? रिलैक्स करना है। ये आप उल्टे लेट गए और चेस्ट के नीचे आपने क्या करा? पिलो लगा दिया। जैसे ही आप चेस्ट के नीचे पिलो लगाते हैं तो बताइए, ये डिस्क के ऊपर जो प्रेशर है वो कम होगा या बढ़ेगा? बताइए। कम होगा ना? तो डिस्क के ऊपर जैसे ही प्रेशर कम हो जाएगा तो आपको बहुत अच्छा आराम मिलेगा। अच्छा, जब आप डिस्क के ऊपर से प्रेशर हटाएंगे, सारी चीजें करेंगे, तो बॉडी क्या करती है? रिकवरी भी करती है। ठीक है। तो ये चीज जरूर करिए, पेशेंट को जरूर करवाइए। डेली शाम को 15 मिनट से 20 मिनट, आप आधे घंटे कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है। और हम लोग कई बार जाने अनजाने में करते भी हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? आपने देखा होगा, उल्टे लेटे हुए हैं और टीवी देख रहे हैं ऐसे करके, या ऐसे करके हाथ रख के आप टीवी देख रहे हैं, लेकिन आपको पता नहीं है आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये बॉडी की नीड है। ठीक है। तो बॉडी की नीड को आपको समझनी पड़ेगी। और ये चीज ने वो लाइव लाइव कैसे करके दिखाए,
लाइव दिखाने जैसा यहाँ पे कुछ है नहीं, क्योंकि मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। ठीक है, आगे आगे मैं आपको इसके वीडियोस में आपको बना दूंगा। ठीक है, एक 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 कंप्लीट वीडियो बना दूंगा, 2-3 मिनट की वीडियो रहेगी, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चैनल पे मैं अपने डालूंगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। मैं आप एक बार फिर से जो हमने 10 पॉइंट करवाए हैं, 11 पॉइंट करवाए हैं, एक बार क्विक समराइज करते हैं। ठीक है, ये ठीक है, चलिए समराइज करें एक बार। क्विक, इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, लंबर कर्व अगर ज्यादा हो गया है तो उसके लिए भी हम लोग आगे बात करेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं। देखिए आएंगे, हर एक चीज के ऊपर हम वो करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, पेट के बल लेटना है, उल्टा लेटना है, सीने के बल। चेस्ट के नीचे पिलो लगाइएगा, 2-3 पिलो लगाइएगा, बस सिंपल लेट जाइए। और ज्यादा कुछ नहीं करना, पेट के नीचे तकिया मत लगाइएगा, चेस्ट के नीचे तकिया लगाना है। जैसे आप न्यूरोथेरेपी में ट्रीटमेंट देते हैं, उल्टा लेटा के चेस्ट के नीचे पिलो लगाते हैं, तो 1 पिलो की जगह 3 पिलो लगा लीजिएगा। और आप देखिए कि स्पाइन को कैसे रिलैक्स मिल रहा है। आप आया, बात समझ में आया? कनेक्ट कर पाए आप लोग? जुड़ पाए, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, अभी हम लोग देखिए बीमारी के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बीमारी के ऊपर जब हम लोग आएंगे तो हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप ट्रीटमेंट के बारे में ना पूछें तो ज्यादा बेहतर है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग आएंगे, देखिए आप देख लीजिएगा तकिया कितनी लगानी है, 1 लगानी है, 2 लगानी है। जैसे हम जो बोलते हैं 2-3 तकिया आप लगा सकते हैं, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं, 5-7 मिनट के अंदर रिवाइज करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन अगर किसी को पूछना है तो थोड़े क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। बाकी पंडित जी अगर फ्री रहेंगे तो वो भी कुछ कुछ क्वेश्चन वो भी ले लेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हमने पॉइंट किया था वो डिस्क के बारे में किया था। डिस्क के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक जेल होता है न्यूक्लियस पल्पोसिस, और एक रिंग्स होती है एनुलस फाइब्रोसिस। डिस्क की जो रिंग्स होती है वो टूटती ही तभी है जब गलत तरीके से उठना बैठना, जब प्रेशर लगता है। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई सामान उठा रहे हैं, हमेशा पास से उठाना है, दूर से नहीं उठाना है। दूर से उठाएंगे तो डिस्क बल्ज होगी। सुबह सुबह कोई भी हैवी काम नहीं करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। सुबह सुबह सबसे ज्यादा बॉडी आपकी तैयार होती है डिस्क बल्ज के लिए। अब आप और एक चीज देखिएगा, जितने लोगों को भी डिस्क बल्ज हुई है, सबसे ज्यादा सुबह के टाइम में लोगों को होती है, क्योंकि जेल ऑलरेडी उसके अंदर पानी बहुत ज्यादा है, बॉडी तैयार नहीं है, प्रेशर ऑलरेडी है, वो तैयार है, और अगर आप थोड़ा सा ज्यादा गलत तरीके से प्रेशर पड़ेगा तो वो टूट के बाहर निकल जाती है। सही है कि नहीं सही है? बहुत अच्छे। उसके बाद ये वाली बात अभी हम नहीं कर रहे हैं। वर्टिब्रा, एक मनके को हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं, वर्टिब्रल बॉडी भी बोलते हैं। फोरामिनल कैनाल क्या होती है? फोरामिनल कैनाल उस रास्ते को बोलते हैं जिस रास्ते से एग्जिटिंग नर्व रूट निकल रही है, उस रास्ते को फोरामिनल कैनाल बोलते हैं। एपी कैनाल डायमीटर वो होता है जो डिस्क के सामने जो जगह होती है, उसी को हम लोग एपी कैनाल डायमीटर बोलते हैं। इस तरीके से भी लिखा रहता है। जब मनके के सामने लिखा रहेगा तो लिखा रहेगा L1 के सामने कितनी जगह है, L2 के सामने कितनी जगह है। और जब भी डिस्क की बात होगी तो आपका लिखा रहेगा इस तरीके से। जब मनके के सामने होगा इस तरीके से लिखा रहेगा, L1 के सामने कितनी जगह है, L2 के सामने कितनी जगह है, L3 के सामने कितनी जगह है, L4 के सामने कितनी जगह है, L5 के सामने कितनी जगह है। लेकिन जब डिस्क के सामने लिखा रहेगा तो इस तरीके से लिखेगा, L1 L2 के सामने कितनी है, L2 L3 के सामने कितनी है, L3 L4 के सामने कितनी है, L5 S1 के सामने कितनी जगह है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आप कनेक्ट कर पाए या नहीं कर पाए? बहुत बढ़िया, शानदार। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं, सेंट्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल। जिस रास्ते से स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है उस रास्ते को सेंट्रल कैनाल या स्पाइनल कैनाल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, थीकल सैक। थीकल सैक वो कवरिंग है जो क्या करती है, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। हमेशा ध्यान रखिएगा, डिस्क बल जब होती है तो सबसे पहले थीकल सैक के ऊपर दबाव पड़ता है। ठीक है, ऐसे करके भी अगर आप जैसे रिप्रेजेंटेशन, जैसे हम लोग पेशेंट को समझाते हैं, समझाते वक्त एक चीज बोलते हैं, ये आपके स्पाइनल कॉर्ड है। अब जब डिस्क निकलती है तो इसके अंदर से क्या बह रहा है? करंट बह रहा है, करंट, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है। तो जैसे ही डिस्क टच करती है तो एक तरीके से देसी भाषा में हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट हो गया। जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो बताओ बॉडी रिस्पॉन्स करेगी कि नहीं करेगी? इन्फ्लामेशन बढ़ा देगी, इमरजेंसी रिस्पॉन्स करना ही करना है। ठीक है, नहीं ठीक है? कुछ लोगों का क्वेश्चन है, मॉर्निंग में जिम जाने वाले वो करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं। बिल्कुल करते हैं, लेकिन उससे पहले वो वार्म अप करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं।
हमेशा वार्म अप करना इसीलिए जरूरी है। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। थिकल सैक से आगे लिगामेंटम फ्लेबम, दो मनकों को जो आपस में जोड़ रही है, हर दो मनके को ये लिगामेंटम फ्लेबम जोड़ती है। लिगामेंटम फ्लेबम वो मूवमेंट का काम करती है, स्ट्रेचिंग का काम करती है। जब भी आपके डिस्क बल्ज होती है, यही लिगामेंटम फ्लेबम क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिगामेंटम फ्लेबम हाइपरट्रॉफी। ये देखिए मैंने हरा हरा करके दिखाया है, ये वाली जो इमेज है इसके अंदर जो ब्लू वाला जो एरिया है, ये क्या है, लिगामेंटम फ्लेबम है। बात समझ में आई कि नहीं आई? आई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। स्पाइनस प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि स्पाइनस प्रोसेस क्या है। जब भी आप स्पाइन को पीछे से छुएंगे मिडिल फिंगर से, तो आप सबसे पहले जो टच करते हैं वो स्पाइनस प्रोसेस है। और ये दो फिंगर से जो आप टच कर रहे हैं, जैसे बीच वाली फिंगर से स्पाइनस प्रोसेस, ये दोनों फिंगर से ट्रांसवर्स प्रोसेस। ठीक है, देखो ट्रांसवर्स प्रोसेस भी आ जाता है। ठीक है, ये यही वाले दो, ये वाला दो जो, ये वाला जो एरिया है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये वाला ट्रांसवर्स प्रोसेस, ये जो निकल रहा है साइड से। ठीक है, इसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, आपके ब्रेन के साथ एक तरीके से समझिएगा, एक एक धागा जुड़ा हुआ है जो आपके पूरे बॉडी के अंदर जा रही है, स्पाइनल कॉर्ड स्पाइनल कैनाल के अंदर से। ठीक है, अब देखिए लिगामेंटम फ्लेबम जिसको भी समझ में नहीं आया है, एक बार आप गूगल में भी सर्च करिएगा, आप वीडियोस, उसकी वीडियोस देखिए। मैंने आपको एक रास्ता दिखा दिया है, उस रास्ते के ऊपर चलिए, मल्टीपल वीडियोस देखिए, तो आपकी समझ और भी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड आपकी कहाँ तक आती है, L1 L2 तक आती है। ठीक है, बाकी नीचे उसके बाद आ जाता है कॉर्डा इक्वना आ जाता है। सही है कि नहीं सही है? फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर तरल पदार्थ है वो आपका क्या है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड है। ठीक है, यही तरल पदार्थ आपके ब्रेन में भी होता है। उसके बाद लास्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया था लोडोसिस को, कि हमारे जो लंबर में कर्व है, हमारे जो सर्वाइकल में कर्व है, ये क्या होती है, लोडोटिक कर्व होती है। यही कर्व खत्म हो जाती है, जब खत्म हो जाएगी तो रिपोर्ट के अंदर आपका इस तरीके से लिखा रहेगा। काफी सारी चीजें ऐसी ही आज बताई गई है जो डायरेक्टली आप रिपोर्ट के अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने कि आप एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करना बहुत ज्यादा अच्छा भी है। लोडोसिस, लॉस ऑफ लंबर लोडोसिस, जब ये कर्व खत्म हो जाता है कमर में, तो इस तरीके से लिखा रहता है। कमर जब सीधी हो जाती है, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन। पैरास्पाइनल मसल स्पैज्म, जब आपके जो स्पाइनल पैरास्पाइनल मसल स्पैज्म, जो पैरास्पाइनल मसल्स हैं वो जब बहुत ज्यादा थक जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, ठीक है, तो वो प्रॉपरली रिलैक्स नहीं कर पाती हैं, तो ये चीज हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, जकड़ाहट बहुत ज्यादा रहती है, कमर में एक स्टिफनेस रहती है। पेशेंट कहता है कि जब भी हम थोड़ा सा चल लेते हैं, वॉक कर लेते हैं, मूवमेंट कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हम रेस्ट करें, सो जाए, तो सोने के बाद सुबह सुबह जब उठते हैं तो जकड़ाहट बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, स्ट्रेटनिंग ऑफ लंबर स्पाइन या फिर सर्वाइकल स्पाइन। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मेरी तरफ से आज का खत्म है। ठीक है, सौरभ जी ले लीजिएगा, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है? ठीक है, हम लोग आगे चल के बताएंगे, स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस वगैरह सारी चीजें आएंगी। अभी जितना सीरीज के हिसाब से चलने दीजिए मुझे, कि जैसे जैसे बताते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आप ऐसे करके समझिएगा, स्पाइन से रिलेटेड कुछ भी आपका बचेगा नहीं। ये जितनी भी चीजें बताई जा रही है, ये चीजें कोई भी व्यक्ति एक ही जगह पे नहीं मिलेगी, ये चीज हम उसके साथ कह सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, देखिए एक ही क्लास के अंदर डॉक्टर आप नहीं बन सकते, लेकिन इसमें आपको मल्टीपल चीजें करनी पड़ेंगी। मैं भी ये कहता हूँ कि ये जो कोर्स आप करेंगे, ये जो कोर्स आप लेंगे, ठीक है, तो इस कोर्स को करने के बाद आपका एक बेसिक फाउंडेशन तैयार हो जाएगा, एक ऐसा फाउंडेशन जिसके ऊपर बहुत बड़ी आप इमारत खड़ी कर सकते हैं। क्योंकि फाउंडेशन सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आप ट्रीटमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो बड़ी दिक्कत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस, अगर सौरभ क्वेश्चंस ले लो कुछ लोगों के। जी सर। किन्हीं की अगर आज की क्लास को लेकर कोई क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी रख सकते हैं। पहले आ, मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, लेकिन मैं जिनका नाम लूंगा वही आप अपना माइक खोलेंगे, ठीक है? पहले महेश जी आप कर सकते हैं।
मैं अनम्यूट कर रहा हूँ महेश जी। आप माइक खोल सकते हैं महेश जी। हाँ, मैंने आपको एक्सेस दे दिया। सर एक क्वेश्चन ये है चंपा जी कि साइन सर्पाकार होनी चाहिए, अगर सीधी है तो प्रॉब्लम होने वाला है, राइट? हाँ जी, हाँ जी, कर्व मेंटेन होनी चाहिए आपकी। हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। महेश जी आप माइक ऑन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग पूछते हैं काशी जी। काशी जी आप हाँ, बताइएगा जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए। हर पहलू को आपने बहुत अच्छे से समझाया सर, बट मुझे एक जगह डाउट रह गया सर। L1 के सामने जो बता रहे थे सर वो स्पेस है, वो कौन सा है, वो डाउट हो रहा है मुझे। कौन सा स्पेस? L1 के सामने कौन सा? जैसे वो एपी वो कैनाल के सामने के जो बता रहे थे डायमीटर के बारे में, हम्म। उसी तरह L1 के बारे में जो सामने बता रहे थे हाँ वो देखिए, वो उसमें उसमें ये रहता है, L1 जैसे मनके के सामने जो जगह है उसके लिए अलग से कोई नाम नहीं है, उसमें कोई नाम नहीं बताएगा। वो एपी कैनाल जैसे आपको बता दिया, ऐसे वो नाम नहीं बनाएगा, बताएगा। वो मनके के पीछे की जगह बता रहा है, इतना वो जगह बचा हुआ है, वो कैनाल का रास्ता बचा हुआ है। जैसे मैं आपको ऐसे करके दिखा रहा हूँ, जैसे आप देखिए, ये मनका है, जी जी ये मनका है। तो ये देख पा रहे हैं आप? जी ठीक सर। है, जी सर, ये बिल्कुल। मनके के जस्ट पीछे वाला जो जगह है, तो वो अगर वो दिखाएगा तो वो L1 के सामने, L2 के सामने, L3 के सामने। लेकिन जब वो डिस्क की बात करेगा, तो वो जब डिस्क की बात करेगा तो डायरेक्ट वो दिखाएगा डिस्क के पीछे कितनी जगह बची हुई है। ठीक है, हम्म, L4 L5 के सामने कितनी जगह है, वो इस तरीके से रहेगा। हमें जो चाहिए वो चाहिए डिस्क के सामने। ठीक है, हमें वर्टिब्रा के सामने तब चाहिए होता है जब वो टूट के चीजें आगे पीछे जा चुकी है, जी तब हमें जी चाहिए होता है। ठीक है, जी सर, धन्यवाद सर। ठीक नेक्स्ट है, ओके। मालिका जी, आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। सर आपने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया। सर जी मुझे जी। मुझे भी यही सेम क्वेरी रही है। एपी कैनाल एक है, एक स्पाइनल कॉर्ड कैनाल है, तो स्पाइनल कॉर्ड और एपी कैनाल के बीच में मतलब कुछ है या क्या है, वो थोड़ा सा। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एपी कैनाल का मतलब क्या है, डिस्क के सामने जो जगह है। स्पाइनल कैनाल क्या है? स्पाइनल कैनाल वो रास्ता है जिस रास्ते के हाँ अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, वो हाँ, वो कंप्लीट मैं समझ रास्ते गई। को। हाँ जी। हाँ, तो अभी दोनों के बीच मतलब ये डिफरेंस क्या है? एपी कैनाल और स्पाइनल, स्पाइनल कॉर्ड और एपी कैनाल अलग है। जो स्पाइनल कॉर्ड तो जहाँ से स्पाइनल पास हो रही है, तो एपी कैनाल आप कहाँ से? ये भी समझ गई कि ये एंटीरियर से पोस्टीरियर है। एपी कैनाल का मतलब क्या है, डिस्क के सामने जस्ट जगह कितनी है, बस वही बात हो रही है। उससे बस मतलब ये बस अलग वही से कैनाल मेथड है, जो हो स्पाइनल रही है, कॉर्ड है वो तो उसकी एपी कोई कैनाल बात नहीं समझ हो गई। रही है। वो कुछ ये सिंपल क्या है, डिस्क के सामने कितनी जगह है, बस इतना सही बराबर। आप ध्यान रखिए। और स्पाइनल कैनाल क्या है, वो जो रास्ता, जो पूरे रास्ते के अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, उस रास्ते को स्पाइनल कैनाल बोलते हैं या सेंट्रल कैनाल हाँ बोलते हैं। हाँ, तभी मुझे कल क्वेश्चन हुआ कि ये उस प्लस माइनस हो सकता है क्या, क्योंकि मैं उसी को एपी हाँ कैनाल समझ अच्छा, रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है। जी, ओके, थैंक यू। ठीक है। नेक्स्ट कैलाश जी, आप कर सकते हैं अपने आप को अनम्यूट। कैलाश सैनी जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, बताइए। सर, फर्स्टली तो सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना बारीकी से समझाया सर। सब कुछ दिमाग में उतर जा रहा है, मतलब नोट कर, हालांकि नोट भी करें लेकिन बिल्कुल दिमाग में उतर जा रहा है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप इतना गहराई से एक एक चीज को बारीकी से समझाते इनका नहीं हैं। बड़ा जी, सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा वॉशिंग इतना मशीन था में सर, बड़ा। जैसे 12 नंबर पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं, तो इसमें हमने सर स्पाइनल कॉर्ड में 31 पेयर ऑफ नर्व्स सुना है सर। तो हमारी जी जी, वर्टिब्रा 33 है या 26 है, तो क्रेनियल नर्व्स कितनी होंगी सर? उसमें 31 जोड़ी ही रहेंगी, 31। 31 ही रहेंगी। जैसे अगर 10 मिनट। अगर आप बोलेंगे सर कैसे, तो उसमें ऐसे करके आप समझिएगा, 7 जोड़ी आपकी क्रेनियल नर्व निकलेंगी सर्वाइकल से। सॉरी, सर्वाइकल जो आपकी स्पाइनल जो नर्व है, जो आपकी जो 31 जो आपकी जो क्रेनियल स्पाइनल जो नर्व है आपकी, 31 जो जोड़ी जो निकल रही है, तो 7 आपकी निकलती हैं सर्वाइकल से, 12 निकलती हैं आपकी थोरेसिक से। ठीक है, थोरेसिक से।
और लंबर से निकलती हैं 5, सैक्रम से निकलती हैं 4 और एक निकलती है कॉक्सियल से। ठीक है, तो टोटल आपकी 31 बन जाती है, 31 जोड़ी आपकी बन जाती है ऐसे। जी जी आया सर, समझ जी में आया? हाँ हाँ जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ज्योति जी, आप अपने आप म्यूट कर सकते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी, बताइए। सर आज आपने बहुत अच्छे से समझाया, डिटेल में जी समझाया, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे हम पूरी स्पाइन आपने खोल के रखी और एक एक नर्व को बिल्कुल एक जैसे हाथ पकड़ के सिखा रहे हैं कि ये ऐसी बहुत अच्छे से समझ में आया। और दूसरी बात, सबसे जी विशेष जो थेरेपिस्ट को दर्द होता है थेरेपी देने में, वो बिल्कुल राइट है सर। मैं एक योगा टीचर हूँ, तो जब मैं थेरेपी सेंटर से आती हूँ जी तो रात को बिल्कुल थकी हुई रहती हूँ, ऐसे कि कुछ भी काम करने का मन नहीं होता। लेकिन सुबह जब मैं क्लासेस लेती जी। हूँ, मेरी 3 क्लासेस होती है सुबह योगा की, उसके बाद में वापस पूरी फ्रेश होकर मैं अपने सेंटर जाती हूँ। तो ये आपने सचमुच बहुत अच्छा बताया कि योगा थेरेपी मतलब सॉरी थेरेपिस्ट को हल्का सा योगा और प्राणायाम तो पूरा करना ही चाहिए। और इसके साथ साथ ना आने वाली जो क्लासेस है उसके अंदर मैं आपको कुछ चीजें और बताऊंगा, ताकि होता क्या है आपकी एनर्जीज बड़ी अफेक्ट होती है। क्योंकि होता क्या है, पेशेंट आया है नेगेटिव एनर्जी लेके, आप आए हैं पॉजिटिव के साथ। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा रही आपकी कम रही तो आप बीमार पड़ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अगर मेरी एनर्जी ज्यादा नहीं रहेगी आप लोगों से तो मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको अपनी एनर्जीज को कैसे बढ़ाना है। आने वाले क्लासेस में अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं आपको जरूर आपको बताऊंगा कि आप कैसे करके अपनी एनर्जीज को आप लिफ्ट कर सकते हैं, आपकी ऑरा को आप कैसे स्ट्रांग बना सकते हैं, ताकि सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट ज्यादा रहे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना अच्छा ऑरा रहेगा आपका, सामने वाले के ऊपर इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ता है। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध जी का ऑरा जो था वो आ रहा था 100 किलोमीटर्स का। ठीक है, तो हमने बहुत सारे पैसे खर्च करके वो सारी चीजें सीखी है कि कैसे करके। बहुत सिंपल टेक्निक्स हैं, आने वाली क्लासेस के अंदर उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। मैंने जो अपने आप को 2 बार मेरे को डिस्बल्ज हुआ था, 2 दिन में अपने आप को मैंने ठीक किया था, विद इन 2 डेज, सिंगल डे के अंदर ही। मतलब ऐसे समझिएगा मैं 2 दिन कह रहा हूँ लेकिन एक ही दिन में मैं ठीक हो गया था। तो आने वाली क्लासेस के अंदर वो सारी चीजें भी हम लोग सिखाएंगे। ठीक है, और हमने पेशेंट को भी बताया, तो पेशेंट की बॉडी सर रिकवरी हाँ, मैं तेज हो बीच में जाती है। बोल रही हूँ, सॉरी। यहाँ तक कि ऐसी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऑनलाइन किसी को भी बताना होता है ये इसके स्पाइनल कॉर्ड और जी तो रीढ़ की हड्डी का पूरा। जी। तो हमने योगा से भी इसको ठीक किया कि हाँ क्योंकि जी हाँ थेरेपी जी। तो वहाँ दे नहीं सकते, हम जा नहीं सकते ऑनलाइन, तो ऑफलाइन हम्म, तो ऑफलाइन दे देते। लेकिन ऑनलाइन मैंने क्या मतलब योगा ने इसको योगा से ठीक किया है। तो ये होता है। बिल्कुल क्या है। और आप अगर योगा का बहुत अच्छा बनाएंगे तो सर मुझे थेरेपी के साथ साथ मेरी योगा की क्लास में भी आपसे मदद मिलेगी। ठीक है ठीक है, कुछ चीजें मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा आने वाले टाइम में। ओके सर, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। नेक्स्ट वीरेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आपने हैंड रेज किया हुआ है। बिंदु सर नमस्कार, नमस्कार और जी। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार बिंदु सर, नमस्कार। मैंने जी 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 बीच में पूछा था कि किसी किसी लेडीज को देखा ना, और न्यूरोथेरेपिस्ट ने जिस तरह से बताया था कि अगर सीधे लेटते हैं तो उनका जो जी। लंबर वाला एरिया है, हम्म तो उसके नीचे ना हाथ अगर डालेंगे सीधा तो हाथ नहीं जाना हम्म चाहिए। तो किसी किसी का थोड़ा सा कर्व जो है लंबर का, जैसे आप बता रहे हैं कि सीधा हो जाता है वो तो अलग चीज है, लेकिन जो कर्व है, कर्व ही हम्म। थोड़ा ज्यादा हो जाए जिसमें हाथ हाथ चला जाए तो वो भी एक प्रॉब्लम ही है ना सर। देखिए वो प्रॉब्लम है, अगर आपका जैसे, अगर जैसे आप लेटे हैं, आपकी ये 4 उंगली चली जा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना जा सकता है। कोई भी व्यक्ति जब लेटता है तो आप 4 उंगली डाल के अगर आपकी जा रही है तो वो नॉर्मल है और वो जाना ही चाहिए। अगर लेकिन आप कहते हैं कि मेरा ये पूरा हाथ ऐसे करके ही चला जाता है तो फिर वो गड़बड़ है। ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा एक कारण है मोटापा, एक सबसे बड़ा कारण है। अगर पेट बहुत ज्यादा भार है आपका, ठीक है, तो वो क्या करती है, पीछे की मसल्स आपकी होल्ड नहीं कर पाती है, तो वो क्या होता है, कर्व आपका और भी ज्यादा बढ़ता ही चला जाता है। इसको बोलते हैं हाइपरलोडोसिस बोलते हैं। ठीक है, जो हाइपरलोडोसिस होगी तब भी प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहला उसको वेट को रिड्यूस करना है। ठीक है, वेट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। कई बार पेल्विक भी आपके आगे की तरफ टिल्ट हो जाती है, तो वो भी आपको देखना होता है। इसमें मल्टीपल चीजें हैं। ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो हम लोग आगे चल के उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी तो मेरी ये कोशिश है जो हमारा एक बेसिक पार्ट है और वो पहले कंप्लीट हो जाए। सर हाँ जी। उसके लिए किसी ने बताया था कि फॉरवर्ड बेंडिंग वाला जो वो अपना न्यूरोथेरेपी का पॉइंट है वो देंगे तो ठीक होगा उससे। हाँ हाँ। देखिए वो कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो उसमें वो चीज भी आप करेंगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिल जाएगा। जी ठीक है जी, धन्यवाद सर। ठीक है, ओके ओके। नेक्स्ट डॉक्टर प्रफुल्ल जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। सर ये जी पूछना है, मेरे पास एक पेशेंट है, उनको फुट ड्रॉप हो गया, तो ये हमारे किस नर्व से दबने से हुआ है? क्या ये ब्रेन से देखिए, कनेक्ट है या हमारे नहीं नहीं, अल्फोर? देखिए लंबर लंबर से ही जब कंप्रेशन थोड़ा सीवियर ज्यादा हो जाता है तो आपके ये फुट ड्रॉप जैसे सिम्टम्स आने लगते हैं। ठीक है, और ये जब लंबे समय तक परसिस्ट कर जाता है, जैसे मान लीजिए कि अभी फुट ड्रॉप हुआ और अभी आपने उसके लिए हाँ वो आप सही बोल रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए अभी फुट ड्रॉप हुआ है और अभी अगर आपने उसके ऊपर एक्शन लिया है तो चीजें हो जाएंगी। लेकिन अगर वो लंबा समय से वो चीजें डिले हो जाती है, 6 महीने 1 साल, तो उसमें वो क्या होगा, सीरीसी वो फिर वो रिकवरी बड़ी स्लो हो जाती है उसमें। ठीक है, उसमें तो मल्टीपल एक्सरसाइजेज भी होती हमें है ना, करवानी होती है। हाँ रिकवरी जी, होती है ना? रिकवरी होती है इनिशियल फेज में, जितनी जल्दी आप उस केस को लेते हैं तब। वरना वो केस फिर वो ऐसा होता है कि सर्जरी, डॉक्टर तो तुरंत बोलते हैं आप सर्जरी करवा लीजिए, वरना ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। ओके, ये किस नर्व्स के दबने से होती है? L4 ठीक है, L5 या SRT? देखिए आप इसमें L4 L5 भी नर्व इंक्लूड है, L5 S1 भी इंक्लूड है। ठीक है, उसमें मल्टीपल चीजें आ जाती है, इसके अंदर एक पार्ट नहीं है। उसमें जब सीवियरिटी अगर ज्यादा रहेगी तब ये चीजें होती है, नॉर्मली ये जल्दी आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक ओके है जी, ठीक, ओके, थैंक यू सर। ओके। नेक्स्ट डॉक्टर प्रफुल्ल जी, अगर आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते तो। हेलो जी सर। सौरभ, आगे करो फटाफट, अगर मान लीजिए नहीं हो पा रहा है ना, दस नेक्स्ट बीस सेकंड के अंदर। खरुदत सिंह। हेलो। जी हेलो जी, बताइए बताइए। हाय सर। सो हेलो हेलो। मेरे पास एक पेशेंट है, उनको है पैरों में बहुत ज्यादा पैरों में नहीं, एक्चुअली टोज में बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, जो कि 10 साल से है। और उन्होंने ईएमजी टेस्ट भी कराया है, जो कि नेगेटिव आया है। ठीक है, टोज में पेन है, टोज में टिंगलिंग होता है, बर्निंग होता है। ही डजंट हैव डायबिटीज, नॉर उनका ईएमजी पॉजिटिव है। सो न्यूरोपैथी नहीं है। तो ठीक उनको है। स्पाइन में कहाँ तकलीफ होगी, जहाँ जिसकी वजह से उनको ये तकलीफ है? देखिए बहुत बड़ा चांस होता है कि अगर उनको बैक का इश्यूज है, बैक के कोई भी इश्यूज है उनको, बैक नहीं, पेन बैक वगैरह है इश्यूज, कुछ भी? नो नॉट रियली। कोई भी बैक के इश्यूज नहीं है? नो। और ये बर्निंग सेंसेशन क्या हमेशा रहती है या शाम को आती है, रात में होती है? मोर ओवर रात को होती है, ज्यादा चलने के बाद। और ही इज लाइक 75 years old, एंड वो स्विमिंग भी करते हैं, रेगुलर वॉक भी करते हैं, डाइट भी बहुत ज्यादा अच्छी है, मतलब नॉट लाइक के जंक फूड, ऑल होममेड फूड, नो फ्राइड फूड, नो मैदा, इनफ intake of fruits and vegetables, everything is like good. बट स्टिल ही हैज दिस इशू सिंस 10 years। उन्होंने काफी कुछ ट्रीटमेंट कराया है पहले, जिससे कुछ ज्यादा रिलीफ नहीं मिली। अभी जैसे क्या है ना, ट्रीटमेंट वाले के प्रोटोकॉल के लिए ना अलग से जैसे हम लोग क्लासेस करेंगे, उसमें ना आगे हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। इसमें टाइम थोड़ा सा लगेगा सारी चीजें बताने में भी, और जो ओके। हमारे जो दूसरे टीचर्स हैं वो लोग भी आपसे कोऑर्डिनेट कर लेंगे। बट ठीक है, इसमें आने वाले स्पाइन जो में इश्यू हो सकता है कि जिसकी वजह देखिए से ये स्किन तकलीफ हो रही में, है? अगर देखिए अगर इसमें होता क्या है ना, विटामिन मिनरल्स की भी डेफिशिएंसी अगर हो रही है बॉडी के अंदर, विटामिन B12 वगैरह अगर आपका बहुत ज्यादा कम है, तो मल्टीपल फैक्टर्स है इसके अंदर। तो वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक सिंगल फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि एज का भी इश्यूज है। ठीक है, और हम्म। कहीं ना कहीं डिजेनरेटिव चेंजेस आते हैं, कई बार आपकी नर्व नर्व भी वीक हो जाती है। नर्व की जो माइलिन शीट है वो भी आपकी कहीं ना कहीं कमजोर अगर हो रही है, तो उसकी वजह से भी कई बार ये चीजें होने लगती है। ठीक है, तो एक एक प्रॉब्लम नहीं है, इसमें मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। तो इसमें क्या ओके है ना कि कंप्लीट केस को डिस्कस करना पड़ेगा, सारी चीजें बतानी पड़ेंगी, फिर फिर हम लोग उसका कुछ सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। मैं भी एकदम ओके तुरंत आपको कंक्लूड करके कुछ भी अभी नहीं बता सकता। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, आने थैंक यू। आने वाले उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। ठीक श्योर है, सर। ओके ओके ओके। नेक्स्ट हाँ, मानु झा जी। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम जी, बताइए। एक बच्ची है जो 15 साल की है, उसका भी स्पाइन एकदम बिल्कुल बाहर की साइड चला गया, मतलब गैप बहुत है, जैसे आप अभी बता रहे थे कि हाथ चला जा रहा है, ऐसे उसकी वजह से शायद उसको नॉक नी है और उसका फ्लैट ऑफ फीट है। तो ये स्पाइन की वजह से ही है कि स्पाइन हाँ में जी, गैप? देखिए स्पाइन की वजह से हो सकता है। एक चीज और है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर करता हूँ कि जैसे
हम लोग जो क्वेश्चंस लेंगे ना, आउट ऑफ द बॉक्स अभी हम कोई भी क्वेश्चंस नहीं लेंगे। अभी जो हमारा क्वेश्चन लेने का मेन उद्देश्य ये है कि अभी जितना हमने पढ़ाया है क्या उसमें से किसी को भी क्या डाउट है या नहीं है, क्योंकि वो डिजीज वाला सेक्शन जब हम लोग करना शुरू करेंगे आप अपने सारे क्वेश्चंस लेकर आइएगा उस टाइम। ठीक है जी, ये चीज आप ध्यान रखिए। अभी हम लोग बीमारी को अभी हम लोग ना पूछे तो ज्यादा बेहतर है। अभी मैं चाहता हूँ कि अभी जितना पढ़ाया क्या उसमें से किसी को भी कुछ भी डाउट है। नेक्स्ट महेश जी, अगर आपको हाँ आज हाँ की जी, हाँ क्लास से अगर डाउट है तो। महेश जी। हेलो हेलो। ठीक है। आज का, हाँ ठीक है, आज मैं का बोलता हूँ। हाँ, आज का सत्र बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही आनंद रहा, और आपने बहुत ही सरलता से समझाया, और वो एकदम मतलब चीजें ना बारीकी से जो समझाया जा रहा है ना आपके द्वारा, वो बहुत ही आनंद दे रहा है। और दूसरा, अभी हरदीप जी कौन थी पूछ रही थी ना, तो उनका ट्रीटमेंट मैं बता देता हूँ। अगर ऐसा यूनिवर्सल ट्रीटमेंट अगर आपको देना है ना, तो आप सीधे दीजिए बंद नस खोलने का ट्रीटमेंट, और उसके बाद लैक्टिक एसिड और 1 थेरेपी 9 सेकेंड। इतना ट्रीटमेंट देने से भी पेशेंट ठीक होगा, जैसा आप केस बता रहे थे ना अभी। सर मुझे बता रहे हैं आप ना? नहीं नहीं नहीं, हरदीप कौन का अभी किसी ने हैंड रेज किया था ना इसके पहले, आपसे पहले। हाँ जी सर। हाँ 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 जी, हाँ जी, आपको ही। तो आप जी बंद नस सॉरी। खोलने के ट्रीटमेंट के बाद है ना लैक्टिक एसिड दीजिए, और उसके बाद 1 ओके। थेरेपी 9 सेकेंड। आपका देखिए, न्यूरोथेरेपी की अगर भाषा से समझा जाए ना, तो पैरों में जलन है ना हाँ हाँ। लैक्टिक एसिड बढ़ने के कारण आता है। तो उसके लिए न्यूरोथेरेपी में पहले से ट्रीटमेंट है। और ऐसे बहुत सारे सीनियर बोलेंगे कि एसिड बढ़ने के कारण आया, ब्लड में एसिड बढ़ने के कारण आया। लेकिन अगर आप है ना लैक्टिक एसिड ट्रीटमेंट देंगे, तो भले ही आप एसिड ट्रीटमेंट दोगे तो उससे आपको महीने 2 महीने के बाद रिजल्ट जो आने वाला है, वो आप लैक्टिक एसिड देने से 1 या 2 दिन में ही वही सेम रिजल्ट आ जाता है। तो ओके। अगर आपको अच्छे से पकड़ है, समझ है कि क्यों हुआ है, न्यूरोथेरेपी की भाषा आपको समझ में आ रही है कि क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप और भी सरलता से और भी जल्दी ठीक कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात, मैं आप लोगों को एक और विशेष बात बताना चाहूंगा। पंडित अभी जी भी बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा, एनरोलमेंट नहीं किया है नी डिकोड का। ये जो अभी डिकोड का प्रोग्राम चल रहा है बिंदु अच्छा। सर को थोड़ा विदा कर देते हैं, उनका थोड़ा तबीयत मैं अच्छा जाता हूँ। नहीं है, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन फिर भी उनकी हाँ। आवाज आज बहुत मधुर थी, बहुत सुखद दायक। आज आवाज वैसे गला खराब था, लेकिन मिठास बहुत थी आपकी आवाज में आज। तो आप ठीक है विदा ले सकते हैं, ठीक जुड़ना है। चाहे तो जुड़ सकते हैं। नहीं, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि जी मेरी जी भी सर, हालत जी खराब सर। है, मैं थक चुका हूँ पूरी नहीं नहीं तरीके सर, से। बहुत बहुत ठीक है, बहुत बहुत चलिए। धन्यवाद आपका। ओके, ठीक ओके है, हम सर, लोग फिर आगे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है सर, ओके ओके सर, धन्यवाद। ओके पंडित जी। हाँ तो जो भी लोग अभी तक डिकोड, ये जो स्पाइन डिकोड का प्रोग्राम में अभी भी नहीं जुड़े हैं, आपके दोस्त मित्र हित्र, तो उनको आप इसमें जोड़ सकते हैं। देखिए, इसका सत्र है ना बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है, और इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट जो टीचर हैं हमारे आश्रम से, तो जिनको गुरु जी ने सिखाया है, ऐसे टीचर हमारे सानिध्य में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, और हमें उंगली पकड़ करके सिखाएंगे। एक एक बात को, एक एक बारीकियों को हमें सिखाएंगे। ठीक है। और अभी किसी का प्रश्न कोई है ऐसा रह गया है तो बहुत ही ज्यादा उनको जरूरत है, तो वो पूछ सकते हैं। सर मैंने पूछा था क्या उसकी, तो अभी भी उसको 6 महीना हो गया उसका स्पाइन, बट अभी भी सीधा नहीं हो रहा है, और नॉकनी है, और उसका फ्लैट ऑफ फीट है, और कोई सेंसेशन नहीं है पैर में उसके, मतलब दर्द वर्द कुछ नहीं होता, देखिए, मूवमेंट है। अब बच्चा कितने साल का हुआ? 15 साल की लड़की है सर। 15 साल की। देखिए, ये तो पहली बात है ना, जो आप केस बता रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी के कारण होता है। तो आप ओल्ड यूडीएफ और 125 डीसीसी दीजिए नॉकनी के लिए। और क्या है, फ्लैट फुट है ना? जी वो भी है, वो तो पैर ही फ्लैट उसका फुट। पूरा डिस्टर्ब है ना, तो वो तिरछा ही रख के फ्लैट ऑफ फीट हुआ है, या फिर अच्छा, एक काम करेंगे, आप उसका एक वीडियो बना के भेजिए ना, तो फिर मैं पूरा प्रॉपर उसका ट्रीटमेंट बताता हूँ ना। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी। सर फ्लैट फुट का बताइए ना। फ्लैट फुट का देखिए, ऐसा प्रॉपर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन कंडीशन के अनुसार बहुत सारे ट्रीटमेंट हम सेट कर सकते हैं।
पंडित जी आप वो सरला जी रिजल्ट अगर का हाँ महेश जी क्या बोल रहा है? हेलो पंडित जी सर आपके पीछे वो ना, कहाँ हो अभी?